फिर आज का डिस्कशन शुरू कर सकते हैं हम लोग। आप लोग अपने आप म्यूट कर सकते हैं, जिनको क्वेश्चन नहीं पूछना वो म्यूट करके रखें अपने आप को। कौन शुरू करेगा आज? हाँ जी बोलिए। चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट 6 से कैसे कर सकते हैं? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बोल रहे हैं? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स ये वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है, पर कॉन्स्टिट्यूशन से हमें कोल्डनेस रिलेट करना है, बाकी इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। हाँ, और बहुत ज़्यादा अगर फीवर और कुछ इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, पर जनरली पहले कोल्डनेस सिलेक्ट करेंगे 6 से। पहले कोलनेट से रेट करें हाँ जी, हाँ जी, 6 में। हाँ 6 में कॉन्स्टिट्यूशन से जनरली कोल्डनेस सिलेक्शन होना चाहिए। और फिर इम्यून सिस्टम का रोल रहेगा, इम्यून सिस्टम का किस स्टेज में है, एक्यूट कंडीशन में है तो इनेट इम्यूनिटी के साथ जाएंगे। अभी सर एक्यूट कंडीशन है, बिल्कुल बॉयल्स है अभी हाँ, बॉडी पे, फेस पे, एवरीवेयर बहुत स्ट्रांग आया है। पेशेंट है, 23 इयर्स की गर्ल है। 2 दिन फीवर हुआ, 3 दिन कल से फीवर नहीं है, पर बॉयल्स बहुत ज्यादा है पूरी बॉडी, अंडर पार्ट्स में भी है, एवरीवेयर। आईज के अंदर भी ऐसे लगते हैं, मुंह के अंदर भी लगते हैं इसको। तो इसमें आप आईएलसी को, एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड को और इंटरल्यूकिन ऑपरेशन ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप इतना से स्टार्ट कर सकते हो। समझ नहीं आया, हाँ जी, सुनाई नहीं दिया था बिल्कुल। इसको अगर इम्यून सिस्टम वाले ग्रुप में मैं लिख दूंगा, आप पूछ लीजिएगा एक बार दोबारा। तो आईएलसी को एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड के साथ आप स्टार्ट करिए, बाद में होगा तो इंटरल्यूकिन्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, आपकी हेल्पर सेल्स को भी ऐड कर सकते हैं। और स्टार्ट करिए कॉन्स्टिट्यूशन से ही, कोल्डनेस रेट करिए सबसे पहले, उसके बाद फिर फर्दर ऐसे ऐड करेंगे। ऐसा कर सकते हैं कि मार्क्स नहीं बने उसके ज्यादा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हुई ना जी। बहुत फेस पे और बॉडी पे निशान आ जाते हैं बहुत ज्यादा, कुछ कर सकते हैं क्या? वो बाद में उसको देखना होगा, उसको वो हीलिंग का प्रोसेस होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। सर पूछ सकते हैं सर? हाँ जी पूछिए। सर जैसे डायबिटीज के लिए क्या करना होगा सर? एक डायबिटिक पेशेंट है तो जैसे आपने बताया था सर कि ह्यूमिडिटी को सेडेट करना है, तो सर स्प्लीन से करना है सर, स्प्लीन की ह्यूमिडिटी को सेडेट? हाँ, स्प्लीन की एक्चुअली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से आपको ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करना है सबसे पहले, बाद में आपको टारगेट रखना है लीवर एंड स्प्लीन से आपको ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करना है, ये आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। बट स्टार्ट करिए कॉन्स्टिट्यूशन से, पहले ह्यूमिडिटी को सिलेक्ट करिए। जी सर। फिर तो फर्दर फिर ट्रायोजन ऐड। ह्यूमिडिटी से होना चाहिए सर इसका? नहीं समझे, क्या बोला आपने? यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम स्टार्ट करेंगे सर तो हम्म। पहला चीज यानी ह्यूमिडिटी पहला लेना होगा सर? हाँ, पहले टारगेट ह्यूमिडिटी के ऊपर करिए। जैसे सर मैं विंड पहले से कोल्डनेस लिया है सर, कोल्डनेस, ह्यूमिडिटी और विंड लिया है सर। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है? विंड है सर। विंड है, अच्छा। तो आपने कोल्डनेस, ह्यूमिडिटी एंड विंड लिया साइड से।
जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आर साइड से तो ऐसे ही स्टार्ट करना होगा आपको, जी सर। और बाद में फिर ओम साइड में ओम ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करिए, विंड टोन ह्यूमिडिटी से। हाँ तो सडेशन से चालू करना होगा सर फिर? हाँ, आविन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। हाँ सर। हाँ तो फिर ओम साइड में टोनिफिकेशन से स्टार्ट होगा, टोनिफिकेशन से स्टार्ट करके, हाँ विंड टोनिफाई ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करके, जी सर। हाँ इसका ऐसे स्टार्ट करिए। बाद में फिर ट्रायोजिन आपको ऐड करना होगा, फिर इमोशन ऐड करना होगा। सर ट्रायोरिजिन में क्या करूँ सर? ट्रायोजिन मसल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, मसल्स में हेट्रोटोन भी कर सकते हैं, और साथ में इस मसल्स, ताकि वो एब्जॉर्ब करे इंसुलिन को, एंड देन उससे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो, यूज हो, उसमें ब्लॉकेज रहती है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। सर समझ नहीं पाई सर, मसल यानी मसल कौन? लेयर सिस्टम, ओवरऑल मसल्स के ऊपर, मस्कुलर सिस्टम के ऊपर काम करे, लेयर सिस्टम से ओवरऑल मसल्स में जाके काम करे। जी सर। हाँ, जब इसका मैं पैथोफिजियो डिस्कस करूंगा तो डायबिटीज का तो आपको और क्लियर होगा क्यों हम मसल्स के ऊपर काम सर करने एक्चुअली बोल रहे वो हैं। पैथो में नहीं हो सर, पैथोफिजियो। कोई बात नहीं, वो जब डायबिटीज का होगा तो मैं अलग से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। जी सर। तो उसमें समझ में आएगा आपको कि कैसे मसल्स के ऊपर क्यों काम करना है, उसका लॉजिक क्या है। फिर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर काम करना होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन एंड लीवर ऑर्गन के ऊपर काम करिए। बाद में जाके फिर हमें हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड को भी ऐड करना पड़ सकता है। तो एक एक स्टेज है, कभी कभी पेशेंट का फास्टिंग कम नहीं होता है, किसी का पीपी कम नहीं होता है, दोनों को समझ के, दोनों का फिजियोलॉजी अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अब ट्रीटमेंट करना। मेडिसिन भी उनका नॉर्मल है सर, पर वो चाहते हैं कि वो मेडिसिन नॉर्मल छोड़ना चाहते वापस हैं। हो जाए। हाँ, कि हम्म, वो वापस यानी वैसे ही नॉर्मल बना रहे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डायबिटीज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज है, उसमें हमें उसकी फिजियोलॉजी को समझना होगा, पेशेंट के प्रॉब्लम को समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग डाइट, लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज सब जरूरी है। सिर्फ ट्रीटमेंट से नहीं होगा, सिर्फ डाइट से नहीं होगा, सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होगा। डायबिटीज के लिए सब चीज करेंगे तभी जाके आप रिवर्सल की तरफ जा सकते हैं। स्टार्टिंग रहता है, उस टाइम थोड़ी बहुत चीजें करने से हो जाती है। अगर एक बार पेशेंट मेडिकेशन में आ गए तो मेडिकेशन को रिड्यूस करना एक बहुत बड़ा टफ काम हो जाता है। इंसुलिन को रिड्यूस करना फिर भी आसान हो जाता है, बट मेडिकेशन को रिड्यूस करना थोड़ा सा टफ होता है, कभी कभी 6 months to 1 year भी लग जाते हैं। सर। जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, लीवर और हम्म, एसआई पर वर्क किया है, हम्म, और ह्यूमिडिटी से देख किया है स्प्लीन में, ठीक है, ठीक ठीक। और लीवर से भी ह्यूमिडिटी से देख करना है हाँ सर। ठीक है, वो सही है, आपको सही है। पहले मैं भी ड्राइनेस से ज्यादा करता था, लेकिन अब मैं ह्यूमिडिटी से कर रहा हूँ तो बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक्चुअली जब जौहर सर ने लिया था क्लास, तो उन्होंने कहा था कि आप हैंड को देखिए, हैंड को देखने से समझ में आ जाता है कि अगर हैंड सॉफ्ट है या ड्राई है। अगर हैंड बहुत ड्राई है तो जनरली पेशेंट में ड्राइनेस ज़्यादा होती है, या फिर ड्राइनेस चक्रा के लोकेशन में आप देखेंगे वहाँ ड्राइनेस रहेगी, या फिर वहाँ नोड्यूल फॉर्मेशन रहता है, तो पेशेंट में ड्राइनेस भी रहती है। तो दोनों चीज़ों को देखना होता है, तो ज़्यादातर ड्राइनेस में सिलेक्ट करता था, बट फिर भी जब डायबिटीज़ के ऊपर रिसर्च किया तो जो मॉडर्न साइंस के कुछ डॉक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ रिवर्सल का काम कर रहे हैं, उनका कहना था कि ह्यूमिडिटी, उनका कहना था फैट फैट कम करना रहता है लीवर से पेनक्रियास, तो फैट इज ह्यूमिडिटी। तो उसके बाद मैं ह्यूमिडिटी पे फोकस करने लगा, तो रिजल्ट ज़्यादा बेटर। जी सर। जैसे अभी तो नॉर्मल है सर उनका, तो भी हम कर सकते हैं सर ट्रीटमेंट? हाँ कर सकते हैं, फिर फॉल करने लगेगा, फॉल करने लगेगा तब उस टाइम आपको मेडिसिन रिड्यूस करना होगा। जी हम्म। सर। अगर किसी का फास्टिंग ही हमेशा बढ़ा हुआ है तो? सिर्फ फास्टिंग का बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसमें डायबिटीज में दो चीजें, एक तो हमने खाना खाया और शुगर बढ़ा, तो इसमें गट का बहुत बड़ा रोल होता है। और फास्टिंग क्या है, जब हम लोग सुबह सुबह सो के उठ रहे हैं तो उस टाइम हमारे शुगर लेवल मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे या 10 घंटे की फास्टिंग हो जा रही है, तो वो मेंटेन रखने का जो काम है उसका मेनली लीवर का काम है। लेकिन लीवर के साथ आपका एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है, ग्रोथ हार्मोन का काम रहता है, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का रोल है, ये सब मिलके शुगर को मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर किसी का फास्टिंग ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि मेन तो लीवर में कल्प्रिट है, लीवर में प्रॉब्लम है, उसके साथ आपको एड्रिनल ग्लैंड और इन सब चीजों को भी हार्मोनाइज करना रहेगा, तब जाके आप उसको ठीक कर पाएंगे। सर जैसे एक पेशेंट है आई प्रेशर वाला, तो आपने हम्म सजेस्ट किया था विट्रस बॉडी में जाके हम्म हम्म ह्यूमिडिटी हॉटनेस पे वर्क करना है। हम्म तो सर वो तो कर ही रही हूँ सर मैं, आईज में हेट्रोसेडेशन भी बताया था आपने। हम्म सर उसको ग्लूकोमा और कैटरेक्ट भी है, तो विजन जैसे प्रेशर काफी यानी उनको नॉर्मल लग रहा है अभी, हम्म और जैसे ग्लूकोमा है, विजन
प्रॉपर नहीं है उनका। उन्होंने बोला कुछ इयर्स बाद पूरा विजन चला जाएगा, तो सर उसके लिए फिर क्या करना होगा सर? अब यही जो कंडीशन आ गई ना, आपको ग्लूकोमा भी है, कैटरैक्ट है, तो अब आईज का जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ना, तो वहाँ ब्रांच में क्रॉसिंग बन रहा है। ग्लूकोमा इज हॉटनेस एंड कैटरैक्ट इज कोल्डनेस, अगर ड्राइनेस से कोल्डनेस का स्टेज है, राइट। तो इसमें उनकी पावर भी है। हाँ सर। पावर कैसा है, दूर का है? दोनों है सर। दोनों है। दोनों है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल है टू फाइंड आउट कि उनका ब्रांच कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हॉटनेस, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस का ब्रांच कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो आईज में जाके इसका क्रॉस लिंक कॉन्स्टिट्यूशन बना के फिर चेक करना, बट बी केयरफुल, आप चेक करने के बाद उनका आईज का प्रेशर चेक कराइएगा और उनको कैसा लग रहा है विजन में, ये भी देखिएगा। जी सर। क्योंकि ग्लूकोमा अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो विजन जा सकती है, so be careful। सर पर विजन के लिए क्या करूं? मुझे ऐसा लगा कि ऑप्टिक नर्व में वर्क करना होगा क्या? नहीं है, ऑप्टिक नर्व पे भी काम करना पड़ता है। वो एक्चुअली विजन इसलिए जाती है क्योंकि प्रेशर जो बढ़ता है तो वो नर्व को डैमेज करता है, प्रेशर को, तो प्रेशर कम करना ज्यादा जरूरी है। जैसे प्रेशर तो उनको कंट्रोल लग रहा है, चेक नहीं करवा रहे हैं अभी? चेक कराइए इसमें, बी केयरफुल। क्योंकि वो डॉक्टर ने कुछ डेट दिया हुआ है, तो उसी डेट पर होगा बोल रहे हैं चेक। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो डॉक्टर अपने मेडिसिन के अकॉर्डिंग देते हैं, उनको पता नहीं ना कि हमारा इंटरवेंशन हो रहा है उसमें, राइट। तो पेशेंट पूछ सकते हैं खुद से भी। तो सर फिर नर्व पे काम करूं सर, ऑप्टिक नर्व पे? कर सकते हैं, ऑप्टिक नर्व पे काम कर सकते हैं ताकि वो डैमेज ना हो जल्दी, इसमें काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर ऑप्टिक नर्व में। हाँ जी, हाँ जी। और आपने अभी जो बोला कॉन्स्टिट्यूशन वो हाँ, वो भी चेक करिएगा। जी सर। हाँ जी, पूछिए। सर इंडिविजुअल यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा पिक कि यंग एज में इंडिविजुअली सूट होगा और तो हाँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, देखिए वो क्या है, जनरली एक्यूट कंडीशन में, जो एक्यूट कंडीशन रहती है ना, जैसे फीवर आया या फिर लूज मोशन हो रहा है, ऐसे कंडीशन में जनरली इंडिविजुअल काम करता है, जनरली इन जनरल। इसलिए यूनिट कभी कभी हमें रिजल्ट नहीं देता, एक्यूट कंडीशन है। एक्यूट यूनिट जनरली क्रॉनिक में अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये एज का कुछ है इसमें? एज वाइज जनरली या तो बच्चों की जो बाय बर्थ प्रॉब्लम है या ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, वो जनरली यूनिट में जाता है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। ऐसा नेसेसरी डिपेंड करता है डोमिनेंट एनर्जी उस टाइम पेशेंट की इमोशन एंड सिम्टम्स को देख के डिसाइड करके फिर ही हमें डिसाइड करना होता है। तो एक्यूट कंडीशन जनरली जैसे फीवर आया, लूज मोशन हुआ, इस टाइप की जो कंडीशन होती है, ये जनरली एक्यूट कंडीशन है और इंडिविजुअल इसमें ट्रीटमेंट ज्यादा हेल्प करती है। ओके। और सर जो आपने आईएलसी और इंटरल्यूकिन्स डी है और एंटीपेप्टाइड एंटीपेप्टाइड का जो बताया, वो किन कंडीशन में होता है? सिर्फ वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन? नहीं, ये भी क्या है ना, अभी हमारा इम्यून सिस्टम का डिस्कशन दिए, जैसे जैसे आगे जाएगा आप लोगों को आइडिया होगा, जैसे अभी 60 का आप लोग को आइडिया हो गया इम्यून क्या होगा। तो क्या है ना, जैसे एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है, जो लास्ट संडे को हमने बात किया था, तो वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। मतलब एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड नाम ही है कि वो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और सबके अगेंस्ट में बनता है। तो उसका भी डिफरेंट कैटेगरीज है। जो एंटी बैक्टीरियल एएमपी जो है फॉर वायरस अलग है, फॉर बैक्टीरियल अलग है, फॉर फंगस अलग है, उसका भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है नोट्स में, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्यूट किसी को इन्फेक्शन हुआ, हमें पता नहीं है कि लूज मोशन हो रहा है, फीवर है, बैक्टीरियल है, वायरल है, तो आप डायरेक्ट एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड पे कर सकते हैं। और अगर आपको सिम्टम्स जैसे जैसे आपने बताया कि सिम्टम्स लूज मोशन का यानी गट का इशू है, तो गट की इशू है या म्यूकस मेम्ब्रेन का इशू है, तो वहां पर हम आईएलसी यूज कर सकते हैं, राइट। और अगर बात आती है इंटरल्यूकिन्स की, तो इंटरल्यूकिन्स जो है वो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वो कम्युनिकेट कर रहा है बिटवीन ल्यूकोसाइट्स, आपस में कम्युनिकेट करता है, और उनका बहुत बड़ा रोल है इन्फ्लामेशन में, प्रो इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेशन। तो जब एक्यूट कंडीशन है तो हमें हमें ना इन्फ्लामेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना कम करना है ना ज्यादा करना है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको बैलेंस करना चाहिए। तो इसलिए वहां पे मैंने ऑपरेशन ऑर्डर आपको बताया कि उसको वो बाकी जो भी ये केमिकल्स मेडिएटर्स हैं वो अपना काम अपने आप ठीक से करें।
तो इसलिए तो इस टाइप के सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे इम्यून सिस्टम में धीरे धीरे आप लोग। अभी तो मुझे काफी टाइम लगेगा इम्यून सिस्टम को समझने में कौन सा वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या में डायरेक्टली किस चीज में क्या अप्लाई कर। हाँ हाँ नहीं ठीक है वैसे फिर जैसे जैसे प्रैक्टिकल जैसे आपने एक प्रैक्टिकल केस किया तो आपको कुछ समझ में आया, फिर जैसे डिस्कस कर रहे हैं तो जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे और डिस्कशन होगा उतना समझ में आएगा। लेकिन बहुत स्लो में इसलिए जा रहा है क्योंकि बहुत नए नए टर्म्स हैं काफी लोगों के लिए, इतने तो वो कॉमन नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं स्लो जा रहा हूँ उसमें। ठीक है, लगेंगे 3 to 4 months तो लग जाएंगे हम लोगों को मिनिमम अभी पूरा इम्यून सिस्टम कंप्लीट करने में। सर जैसे कल एक मैंने पूछा था क्वेश्चन अर्टिकेरिया का, तो जैसे एलर्जिक रिएक्शन में आईजी बढ़ जाता है इतना बस हमको पता है सर। ILC3 प्लस NCR प्लस के सर ने बोला था। हाँ वो इसलिए क्योंकि वो वही आप जब उसको पैथोफिजियो को समझेंगे ना तो समझ में आ कि ये बढ़ा है, आईजी तो बढ़ रहा है, तो आईजी क्यों बढ़ रहा है वो समझना होता है ना। तो जनरली गट का बहुत बड़ा रोल रहता है उसमें कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस में। और अभी जस्ट मैंने थोड़ा सा आपको इस्नोफिल के बारे में लास्ट बताया था कि इस्नोफिलिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज होती है, तो एलर्जी जब भी होगा तो इस्नोफिल हाई होगा और उसके कारण फिर आईजी बढ़ेगा। उसका पूरा मैकेनिज्म हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए गट के ऊपर काम करने के ILC के ऊपर काम करने के लिए गाबाजी ने बोला। ये सर एक्चुअली है क्या सर, इसका क्या रिएक्शन आएगा जब हम ये करेंगे? या फिर गट के जो भी इन्फ्लामेशन होंगे उसको ठीक करेंगे। अच्छा हाँ। नहीं, आप जो गट में बोल रहे हैं हम्म, तो उसमें ILC का भी तो क्लासिफिकेशन है, तो किसमें हाँ करना चाहिए? उसके ऊपर फिर अलग अलग डिजीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे बाद में। नहीं तो फिलहाल अगर हम लोग को गट हेल्थ पे आप काम करना, डाइट ILC के ऊपर भी काम करेंगे तो चलेगा। तो जो भी इस तरह की ईचिंग या जो क्रॉनिक डिजीज आप बोल रहे हैं तो डायरेक्ट ILC को टोन ILC करना है। को ऑपरेशन ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑर्डर लगाएंगे। ऑपरेशन ऑर्डर में भी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग सही है तब आप टोन करेंगे, नहीं तो ऑपरेशन ऑर्डर में भी करेंगे तो चलेगा। सर इस केस में तो टोन हेट्रो कर सकते हैं ना? नहीं भाई मैंने देखिए करने के लिए कैसे, जब तक कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं करे ना, मैं बोल दूं आप कर दें उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप जब डेवलप करेंगे करेंगे कॉन्शियसनेस तो काम करेंगे। ये सब कॉन्शियसनेस ट्रीटमेंट है, जब तक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तब तक के लिए संभल के करना है। कल किया तो सर मैंने, लेकिन मुझे अंदर से पता नहीं था कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्या हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए वो समझना जरूरी होता है ना। कॉन्शियसनेस साइंस का मतलब ये है कि आपको समझ आना चाहिए क्यों कर रहे हैं। सर अगर समझ में नहीं आया हाँ क्या 1 by 1 ही करें कि आप लोग, बेटर रहता है 1 by 1 ही करना। ठीक है राहुल जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल रहा था जो ILC1 ILC2 और ILC3 का जो हेट्रो पॉइंट है ना, वहाँ पे अगर पेनफुल अगर निकला तो उस पर काम किया तो थोड़ा बेटर रहेगा। वो भी मैंने अप्लाई किया था सर। तो उस पर क्या हेट्रोटोन कर रहे हैं आप? हेट्रो पॉइंट प्रोब से दबाने के बाद वहाँ पे अगर कहा पॉइंट किस पॉइंट पे किस ILC के ऊपर किस हेट्रो पॉइंट के ऊपर पेन अच्छा निकलेगा वहाँ हाँ पर हाँ वो कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। वो भी। हाँ वो चेक कर सकते हैं कि हाँ वो पॉइंट जैसे हम लोग मेरिडियन डायग्नोसिस में करते हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। यानी सर पेनफुल है तो हेट्रोटोन उस पॉइंट को उस ILC1 को लेना है या ILC2 को लेना है या ILC3 को लेना है, वैसे भी चेक कर सकते हैं। सर बोलिए। मेरा एक केस है एडिनोमायोसिस का। हाँ जी। तो फर्स्ट स्टार्टिंग तो उसकी ब्लीडिंग 25 दिन तक चल रही थी, तो वो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक हुआ। उसके बाद 5 दिन के बाद उसका वापस डेट आ गया। आई थॉट कि 15-20 दिन होना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बट द डेट कम्स आफ्टर, जैसे ही वो टाइम आया 28 डेज का तो 25th को आ गया। अगेन उसको बहुत पेनफुल हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या चीज पे काम करें? मैंने मेरे समझ के हिसाब से मसल्स जैसे विंड पे काम किया, टोन विंड किया, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा था, सेडेट ह्यूमिडिटी की, बट वो पेन तो 30-40% ही कम हुआ, उसको बहुत ज्यादा पेन था। तो यहाँ पर हम कैसे करें कि ये एडिनोमायोसिस ठीक हो सके? देखिए ये अब इनके 2-3 साइकिल आपको ट्रीटमेंट करना होगा, क्योंकि अगर वो फिर से पीरियड का आ गया तो फिर आपको यूट्रस के होमो में जाके हेट्रोसिलेट किया था आपने? यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके सेडेट हेट्रो किया था। किए थे ना। और पहले आपने क्या ट्रीटमेंट किया था जिससे कम हुआ था?
सर कॉन्स्टिट्यूशन में आ हॉटनेस पे किया था, आ हॉटनेस सेडेट किया, जो उसका क्रॉस लिंक कॉन्स्टिट्यूशन था। तो वो ट्रीटमेंट फिर से आपने नहीं किया? मैंने 8 सिटिंग वो दे दी थी, बट कल जब वो आई और पीरियड्स वापस आया तो मेरे को लगा उसका बहुत पेन हो रहा, बहुत पेन में आई थी, तो मैंने उसके फिर ऊम पे काम किया। आई थॉट कि अगर मैं मसल्स को एनर्जी दूंगी तो शायद वो दर्द कम हो जाए। उस टाइम भी आपको वही ट्रीटमेंट फिर से रिपीट करना था? वही आ हॉटनेस सेडेट करना था। हॉटनेस सिलेक्शन, या फिर आ हॉटनेस का ब्रांच में हॉटनेस एंड ह्यूमिडिटी सिलेक्ट कर देना। आ हॉटनेस के ब्रांच में हॉटनेस एंड ह्यूमिडिटी, हॉटनेस सिलेक्ट कर देते तो आराम से वो ब्लीडिंग भी कम हो जाता और पेन भी कम हो जाता। नहीं, ब्लीडिंग तो स्टार्ट नहीं हुई सर। अच्छा, सिर्फ पेन है? पेन है, वो बोल रही है कि मेरा ऐसा ही पेन 2 दिन पहले रहता है एंड आई गॉट पीरियड, मुझे मालूम है 2 दिन बाद मेरा पीरियड आ जाएगा। तो अच्छा इसीलिए अच्छा पेन को कम करने के लिए मैंने ओम अच्छा ह्यूमिडिटी या ओम विंड में काम किया। अच्छा। फिर ओम कोल्डनेस सिलेक्ट करना था आपको। कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? आ हॉटनेस और आ कोल्डनेस दोनों प्लस है? हाँ। अच्छा, तो फिर आ कोल्डनेस आ हॉटनेस दोनों सिलेक्ट करते हैं आप ना, बेटर रहता है। नहीं, आ कोल्डनेस पता नहीं, मुझे याद नहीं है सर, बट ऐसे क्रॉस लिंक कॉन्स्टिट्यूशन था, मैंने उसमें सेडेट। अगर आ कोल्डनेस प्लस है कॉन्स्टिट्यूशन में तो हॉटनेस एंड कोल्डनेस दोनों सिलेक्ट कर देते तो उनको आराम मिल जाता। अच्छा, तो वही आ पे ही काम करना था, यानी यूट्रस एक्सेसिव हो गया इसका हाँ मतलब। जी हाँ जी हाँ जी। तो ये अगर मैं और मतलब 5-7 सीटिंग दूं तो कोई क्या इशू नहीं है। इसका ये जो हाँ, एडिनोमायोसिस का प्रॉब्लम है, हर मंथ जो ब्लीडिंग मतलब इतना पेनफुल वो आता है चला इसका जाएगा, चला जाएगा। तो ओम विंड पे काम नहीं करना है सर? नहीं, बाद में ओम पे आना होगा आपको, बाद में आना होगा, लेकिन जब कंडीशन आपको एक्यूट आया है तो आप उस टाइम सेम वो ट्रीटमेंट रिपीट करते आ साइड से तो उनको आराम आया था। तो थायराइड है उनको? थायराइड नहीं है। अच्छा। ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है उसको। इंसुलिन कितना है? इंसुलिन चेक करा लीजिएगा ना। अच्छा सर, और जो मैंने वो सब टेस्ट कराए ना सर, प्रोजेस्टेरॉन के, एस्ट्रोजन के, वो ल्यूटेनाइजिंग फेज के हिसाब से नॉर्मल में ही थे, खाली प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ था। प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। इंसुलिन नहीं 15 कराया अपने पॉइंट्स साथ में? नहीं सर। इंसुलिन ऑलवेज चेक कराइएगा, कभी भी पीरियड्स का इशू हो तो भी, सिस्ट हो तो। ओके। और उसको कोई इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि बस सी सेड कि मैं कोई केमिकल ऐसा गया, कुछ इंजेक्शन लिए थे उसने कोई चीज को लेके, और उसके बाद उसका पीरियड्स का ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। हो सकता है, हो सकता है। कोई फीवर आया था या कुछ? हो सकता है। बबीता जी, आपको कुछ पूछना है या फिर त्रिशूल जी ने कुछ रिपोर्ट्स भेजे हैं? नहीं सर, मुझे पूछना है। हाँ बोलिए बोलिए। सर, ग्लोकोमा जो होता है आंखों में, वो लिक्विड एक्वस ह्यूमर का क्वांटिटी ज्यादा होने के लिए हो जाता है हाँ ना? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसमें उसको हेट्रोटोनिफाई करना है या हेट्रोसेडेट सिलेट करना करना है? है, होमोसेडेट करना? हेट्रोसिलेट करना है, होमोसेडेट, हेट्रोसिलेट करना है। हेट्रो। बट सर, वहाँ तो एक्युमुलेशन हो रहा है ना? एक्युमुलेशन हो रहा है तो उस एक्युमुलेशन को कम करने के लिए, मतलब उसका एक्युमुलेशन कम हो उसके लिए, मतलब उसका एक्सपेंशन, मुझे वही एक्युमुलेशन उसका एक्सपेंशन हो रहा है एक्चुअली, एक्सपेंशन को कम करने के लिए। तो सर डायरेक्ट एक्वस ह्यूमन में जाके सेडेट हेट्रो करें? हाँ जी हाँ जी। सर एक एवीएन के केस में मैंने आपसे पूछा था। हाँ जी। वेस्कुलर नेक्रोसिस। कैसा है पेशेंट आपका? वो सर जब करके जाता है 2 दिन ठीक रहता है, बट उसकी चाल में कोई डिफरेंस नहीं आया है। एंड ही सेड दैट कि मैं जब बैठ के उठता हूँ तो मुझे पकड़ के उठना पड़ता है। आपने जो बोला हिप जॉइंट में जाके, पहले मैंने सेडेट कोल्डनेस टोन हॉटनेस 4-5 सिटिंग दी, अब मैं हीट रेंट करके टोन हॉटनेस कर रही हूँ।
पर पेन वही है कि 2-3 सिटिंग 2 दिन जैसे अल्टरनेट डे दूर से आते हैं तो एक दिन के बाद एक दिन बोलते हैं या फिर, पर मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा सर। और इन्फ्लामेशन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन्स को टोन नेट्रो कर रही हूँ और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में रेगुलर प्रोटीन रेगुलेटर प्रोटीन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उनका? मनीषा जी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उनका? सर मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, अभी आ रही है, बोलिए। मैं यूनिट ड्राइनेस एक्सेसिव है सर, मतलब ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस एक्सेसिव है। यूनिट कोल्डनेस कॉन्स्टिट्यूशन से सिलेक्ट किया था आपने? हाँ सर, वो तो पहले 15-10 सीटिंग यूनिट कोल्डनेस, सेडेट कोल्डनेस, टोन हॉटनेस, सेडेट ह्यूमिडिटी। अभी क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? अभी यूनिट पे भी काम कर रहे हैं और एक हाथ में एडवांस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे कोल्डनेस में बोथ द हिप जॉइंट यूनिट कोल्डनेस हुआ ना सर? बोथ हिप जॉइंट, बोथ हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है? हाँ। अच्छा, तो बोथ हिप जॉइंट पे यूनिट कोल्डनेस हो गया ना सर? तो वीन में यूनिट कोल्डनेस रेंट करके फर्स्ट 5 सीटिंग मैंने दिया, सेडेट कोल्डनेस, टोन हॉटनेस, सेडेट ड्राइनेस, टोनिफाई हीट। तो जो सीवियर पेन एक बार बीच में काफी ठीक हो गए थे, उन्होंने एक दिन पूरी सीढ़ियां काफी चढ़ ली। अब वो सीढ़ी ज्यादा चढ़ ली या फिर ज्यादा ऊपर नीचे कर लिया, या उस दिन जाना ना कोई मैरिज में गए, दर्द वापस मेरे पास जब फर्स्ट डे आए थे वैसे ही हो गए। तो फिर ये ट्रीटमेंट के बाद 5 सीटिंग के बाद थोड़ा दर्द में काफी मतलब पहले से बेटर है, बट देयर इज अ पेन व्हाइल वॉकिंग, एंड जब बैठ के उठते हैं तो पेन है। जो सीवियर कंडीशन था उससे कम है? थाइस के मसल्स में पेन आ रहा। जो सीवियर कंडीशन थी उससे बेटर है? हाँ, ये ट्रीटमेंट करने के बाद बट पूरी तरह से नहीं जा में आए थे ना, उस फर्स्ट 2 से 3 सीटिंग से उनको बैठने उठने में आराम हो गया। 15 सीटिंग के बाद काफी बेटर हो गए थे, बोल रहे थे 30-40% आराम है। उसके बाद वो मैरिज वारिज में ऊपर चढ़ लिए उतर लिए, तो फिर वापस 0 पोजीशन में आ गए। फिर वापस मैंने ये वाला ट्रीटमेंट किया, एडवांस वाला, 4-5 सीटिंग थोड़े बेटर हुए, बट अभी भी दर्द तो है। ऐसा मेजर बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा सर। तो आप एक काम करिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन से तो काम कर ही रहे हैं, साथ में आप जो रेंटिंग करके कोल्डनेस के हीट में जाइए, आप रेंट करके। सर वो भी स्टार्ट कर दिया ना? 2 सीटिंग्स हो गई उसकी। और लोअर कोर के ऊपर भी कर रहे हैं? लोअर कोर भी दे रही हूँ सर। इमोशन ऐड किया है इसमें? हाँ, इमोशन स्टार्टिंग में सर ऐड किया था, सैडनेस, बट मेरे को वो जैसा बात करती हूँ तो ऐसा लगता नहीं कि उसको बहुत, वही है कि यू वांट टू बी क्योर। फियर से रेट करिए फिर इनका। अच्छा, फियर ऐड करिए। सर मुझे एक केस डिस्कस करना। और ये इसके केस में मैंने सिर्फ वो आपको बताया था ना, फिम्यूल न्यूटोरेंट करके क्रिएशन ऑर्डर भी डाल रही हूँ। ठीक है, आप फियर कहीं एक बार ऐड करके फिर बताइएगा मुझे। अच्छा, क्रिएशन ऑर्डर कहाँ में कर रहे हैं मनीषा जी? वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस है ना, तो जो एंड पार्ट है वहाँ सेल डेथ हो गया है, रीजनरेशन के लिए, यानी हिप जॉइंट के उसमें। तो जो फीमेल बोन का एंड पार्ट है उसको न्यूटोरेंट किया। हाँ, उसमें क्रिएशन ऑर्डर। अच्छा सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी, बोलिए। सर मेरे पास एक पेशेंट आए हैं जिनके दोनों हाथों के फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहे और स्वेलिंग था हाथों में, तो मैंने उनको ड्राइनेस एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन किया और सर्वाइकल पे काम किया, तो उनका लेफ्ट हैंड का पूरा मूवमेंट चालू हो गया है
राइट हैंड में 2 फिंगर में मूवमेंट चालू हुआ है, बट लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर ये 2 में सर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। स्वेलिंग तो नहीं है, पेन भी 90% रिड्यूस हो चुका है 5 सिटिंग्स में ही, बट ये लिटिल फिंगर तो एकदम स्टिफ होके रखा है, मतलब वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है उसमें, वो फोल्ड ही नहीं होता है। सर्वाइकल का काम कर रही है। नहीं, सर्वाइकल का कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट है, MRI कुछ? नहीं सर मैंने PNST के हिसाब से वो उसमें गए सर्वाइकल पे वर्क किया। हाँ 6, 7, 8 और प्लस मैं न्यूटो स्ट्रक्चर सिस्टम से फिंगर्स में जाके ऑल जॉइंट्स लेके उसमें आर्टरीज वेन्स में हेट्रोटोन किया था। तो मुझे इतने तो रिजल्ट्स आए, बट ये फिंगर मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। और वो क्या कैंसर के पेशेंट है, उनके 8 साल से उनको कैंसर है, स्टमक में कैंसर है। स्टमक में क्या, स्पेसिफिक स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में? नहीं, स्टमक में है और 8 इंच जितना बड़ा कैंसर है। अभी तो खैर उनका मेडिसिन भी बंद हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका सर्जरी करना पड़ेगा, बट वो सर्जरी पे नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप मेडिसिन बंद कर दिए और डाइट पे आ गए हैं। उससे उनका 2 साल से कैंसर बढ़ा तो नहीं है, वो गांठ जो है वो वहीं रुका हुआ है और वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। 70 प्लस है। गुड। अब ये मूवमेंट कैसे चालू, ये मुझे समझ में आ रहा है। लिटिल फिंगर से स्टमक मेरिडियन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है। अब कैसे केसर मेरिडियन पे काम कीजिए। राइट, मैंने 2-3 बार 2-3 लोगों का किया है, तो मूवमेंट आता है वो। कोई ऐसा ही ब्रांच पे आ जाइए आप। SI पे काम करूं सर? SI के ब्रांच ड्राइनेस सीडेट कीजिए। और जो मैं सर बाकी का ट्रीटमेंट को कम कर दूं जो और जो इतना दे रही हूँ? अब आप ब्रांच पे आ जाइए। जैसे कौन से हाथ में, दोनों में, एक में है? T1 is also connected with अब खाली एक हाथ में। कौन से हाथ में है? राइट हैंड में है सर। हाँ तो आप राइट हैंड, हाँ तो आप लेफ्ट में कॉन्स्टिट्यूशन और राइट में SI का ब्रांच भी कर सकते हैं। ठीक है सर, करके देखते हैं। सर इस केस में कोल्डनेस सेडेशन करना होगा ना, SI में करना बेटर रहेगा? ड्राइनेस कोल्डनेस दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल डेड है। नो मूवमेंट है। हाँ ड्राइनेस कोल्डनेस दोनों। अपर कोर भी करना पड़ेगा ना सर? अपर कोर भी कर सकते हैं, अपर कोर भी। एक एक करके ट्रीटमेंट तो बहुत कुछ है, एक एक करके। ब्रांच नहीं होगा तो फिर हमें सर्वाइकल का स्पेसिफिक रिपोर्ट पे जाना होगा या फिर अपर कोर ऐड करना होगा। हो सकता है लोअर लूनर से भी अपर कोर में जाना पड़े, डाइजेस्टिव इश्यूज भी है इनको। सर सर्वाइकल पे मैं PNST रोज कर रही हूँ उनको। तो सिर्फ सर्वाइकल पे कर रहे हैं या पूरा बेसिक कर रहे हैं आप? नहीं सर, खाली सर्वाइकल पे कर रही हूँ। अच्छा, नहीं तो पूरा हैंड और फेस हेड पूरा करिए ना, बेसिक PNST पूरा करिए तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बट सर वो 40 मतलब 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं लेना ना? नहीं तो नहीं बेसिक PNST में कोई दिक्कत नहीं। आपके 10 हुआ और सर्वाइकल में 10 हुआ आपका फेस में, तो उतना ज्यादा नहीं होगा। मतलब बेसिक के बाद आप लोकल ऐड कर सकते हैं ना। ओके सर, ठीक है। त्रिशूल जी का आप कुछ क्वेश्चन ले लें, चैट में उन्होंने पूछा है। पहला क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा है वायटा मैम, ये 12 सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है त्रिशूल जी, वो है कि 12 सिटिंग एक्यूट कंडीशन कोई भी हो तो उसमें 12 सिटिंग के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। बट क्रॉनिक कंडीशन 12 सिटिंग में सॉल्व नहीं हो सकता। तो वो 12 सिटिंग को एक वन कोर्स बोल सकते हैं या फिर 12 सिटिंग करके डिफरेंट कोर्स बोल सकते हैं। तो 12 सिटिंग में क्रॉनिक केसेस नहीं होगा। अगर आपने जो मुझे वीडियो भेजा था उसमें उन्होंने, मैम कह रही है, उनका लैंग्वेज पूरा क्लियर समझ नहीं आ रहा, बट कह रही हैं कि क्रॉनिक वर्ड यूज किया उन्होंने। क्रॉनिक के केस में ऐसा नहीं हो सकता। क्रॉनिक के केस में 12 सिटिंग करके कुछ गैप देन 12 सिटिंग ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो पेशेंट वेरी करता है। सिर्फ 12 सिटिंग में कोई भी डिजीज नहीं जा सकती। एक्यूट कंडीशन में उनका कहना है कि मैक्सिमम 12 सिटिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। सर एक लेडी आई थी तो उसके हाथ में दर्द था। हाँ। और जब रिपोर्ट बोला मैंने तो उस रिपोर्ट में कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर है। उसका रिपोर्ट भेजा है मैंने। हाँ देखा मैंने उसको रिपोर्ट आपने भेजा है।
तो अभी स्टार्ट कैसे करना है? देखिए कैंसर है तो कोल्डनेस से आप देखना है, कोल्डनेस आ है या यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद ट्रायोजन ऐड करिए। ट्रायोजन में आप मेमोरी ग्लैंड में जाके कैंसर होम में जाके हेट्रोसिलेट भी एंटी क्रिएशन भी कर सकते हैं। साथ में फिर इम्यून सिस्टम आप ऐड करिए इसमें, नेचुरल किलर सेल, टी किलर सेल्स के ऊपर काम करना होगा। नेचुरल किलर सेल और टी किलर सेल पे क्या करना है सर? हेट्रोटोन करना है। हेट्रोटोन करना है। नेचुरल किलर में ऑलवेज हेट्रोटोन करेंगे। बाकी फिर जैसा पेशेंट का इम्प्रूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री लीजिए आप, उसके बाद स्टार्ट करिए। ठीक है सर। सर लाइपोमा की केस में मैंने लीवर पे ह्यूमिडिटी सिलेक्ट किया है और कॉन्स्टिट्यूशन से भी सिलेक्ट किया, बट कोई रिलीफ नहीं लग रहा। एक दिन तो बढ़ गया था, ऐसा भी लग रहा था पेशेंट को। लाइपोमा उनको बाय बर्थ है, जेनेटिक है? हाँ हाँ जेनेटिक है, घर में भी है, मम्मी को भी है, बहन को भी है। देखिए जेनेटिक प्रॉब्लम पे थोड़ा मुश्किल है लाइपोमा को ठीक करना। क्यों, एक जगह या मल्टीपल जगह पे है? लेफ्ट हैंड में है और राइट पैर में है। और राइट पैर में एक है, लेफ्ट हैंड में, मिडल आर्म में है, 3-4 बस। और कोई सिम्टम्स है बॉडी में? एक्ने वगैरह थे, वो तो ठीक हो गए। वो ठीक हो गए ना? तो फिर वैसे वो लिव ऑस्ट्रेलिया करती है, तो वहाँ पे ठंडा वातावरण भी है। हाँ, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपका सही है और बाकी प्रॉब्लम में रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप कंटिन्यू रखिए, उसमें टाइम लगेंगे। फिर आप वंस एंड ट्वाइस से वीक ही रखिए, ज्यादा नहीं, वो धीरे धीरे जाएगा। अभी तो अब्रॉड जा रहे थे, उसको मैग्नेट से लीवर पे सिडेशन कर दूं, ह्यूमिडिटी। हाँ कर सकते हैं, या कलर बता दीजिए 6 की में ह्यूमिडिटी इवेंट वाला ब्रांच करते रहें और कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहें बीच बीच में, फिर धीरे धीरे रिजल्ट्स आएगा। उसमें फिर टाइम लगेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस में लीवर पे ट्रीटमेंट करने को कहो? हाँ हाँ। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मुझे एक चीज और पूछना था। हाँ जी सर, हम लोग जब इंटरनल सोलर में जाके इंटरनल चक्रा पे जाते हैं, तो वहां पे जाके उस चक्रे पे जाके देन हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ब्रांच ट्रीटमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं आप। ट्रायोजिन में जो ज्वाइंट एक्यूपंक्चर हम लोग करते हैं, इस ज्वाइंट के ऊपर आप हम लोग ट्रायोजिन तो करते ही हैं। ट्रायोजिन के साथ आप 6 की कर सकते हैं, 8 की कर सकते हैं, आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, आप मुद्रा कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते नहीं, हैं। जैसे मुझे पूछना था, मेरे एक पेशेंट को जिनको फाइब्रोसिस है, उनको ब्लैडर के ऊपर और यूट्रस के नीचे साइड में बीच में है, सो वहाँ इंटरनल कोल्डनेस चक्रा, वहां जाके कोल्डनेस सेडेशन, हीट टोनिफिकेशन, ड्राइनेस सेडेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ट्रायोजिन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं लग रहा, हमारी कॉन्सेप्ट हम पहुंच जा रहे हैं वहां, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रायोजिन करें या 6 की करें। 6 की का हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा सही लग रहा है, तो आप 6 की कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ओके हाँ सर। एक्यूट कंडीशन श्रुति जी, हाँ ग्रुप में उन्होंने पूछा एक्यूट कंडीशन 1 मंथ के अंदर का जो केसेस है वो मैक्सिमम 12 सीटिंग लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। हाँ जी पूछिए आप। सर टेनिस एल्बो जॉइंट पेन ही तो रहता है, हाँ या जी, हाँ कुछ जी। अलग से रहता है? नहीं नहीं कुछ नहीं, जाने तो कॉरेस्पॉन्डेंस से भी चला जाता है। सर कर रहे हैं, उतना कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं। मैं तो ट्राई ऑरिजिन ऐड की हूँ, फिर 6 की एडवांस कर रही हूँ, मतलब पहले कौन सा मेरिडियन लिया आपने? मैंने मेरिडियन नहीं लिया सर, विंग में राइट एल्बो जॉइंट। नहीं नहीं तो नहीं, उसमें पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ना एसआई का ब्रांच देख ले। एसआई स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन का ब्रांच करने से चला जाता है। सर वो आ रहा जा रहा था, इसीलिए मैंने फिर यूनिट लिया। एसआई का ब्रांच किया आपने? एसआई का ब्रांच तो नहीं किया, बस वो उस टाइम हाँ, पे वो लिया था, ट्रिपल वार्मर के पॉइंट पे ही उसको दर्द है। आपने कॉरेस्पॉन्डेंस निडलिंग किया उसके ऊपर? हाँ कर रही हूँ सर। कॉरेस्पॉन्डेंस निडलिंग, हाँ जो जॉइंट है उसका कॉरेस्पॉन्डेंस। फर्स्ट लेवल। हाँ टेनिस वो जनरली फर्स्ट लेवल से ही चला जाता है, या फिर मेरिडियन सुजुकी से चला जाता है। इतना एडवांस जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए टेनिस एल्बो केस। या फिर मेरिडियन सुजुकी, जोन सुजुकी, या फिर एसआई का ब्रांच, बस इतना ही लगता है टेनिस एल्बो केस। एसआई या ट्रिपल वार्मर? दोनों में से कोई भी, वो पास पास रहता है, सब पेशेंट का अलग अलग होता है, या तो एसआई या स्पाइनल कॉर्ड। आप प्रोब से चेक कर लीजिए कौन सा मेरिडियन अफेक्टेड है, उससे भी कर सकते हैं, या फिर मेरिडियन सुजुकी ट्राई कर लीजिए उससे।
अभी और रिसेंटली सर हमारे ग्रुप में मुझसे नहीं, बबीता जी से किसी ने पूछा, तो उन्होंने वो सब कुछ ट्राई कर रहे थे, उन्होंने जस्ट बोला कॉरेस्पॉन्डेंस में लिंक करिए, उससे वो चला गया फिर। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है, हम लोग समझ, एक क्या है ना, जब आप पेशेंट देख रहे हैं वो एनर्जी, आपको इंट्यूशन आएगा कि इनको क्या करना है। तो कभी कभी बेसिक ट्रीटमेंट हम लोग स्किप कर जाते हैं, बेसिक से भी काफी प्रॉब्लम चले जाते हैं। सर चेक कैसे बेसिक तो करना? स्टार्टिंग से ही कर रहे थे सर, उनको थोड़ा 10-20-25% आराम मिल रहा, फिर आ रहा जा रहा, हाँ बोले वही है। मैं उस हाथ से तो ज्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, हाँ, थोड़ा भी काम किया सुजोग में क्या है ना कि हमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक बार जौहर सर ने बताया था कि गोल्फ जैसे हम लोग खेलते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग है, कितना हिट करना है, उसके बाद कितना हिट करना है। तो एक एक स्टेज, अगर प्रॉब्लम आ रहा है जा रहा है, मतलब हमें फिर नेक्स्ट स्टेप में जाना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाना है, लाइक दैट, वैसे स्टेप बाय स्टेप जाना होता पहले तो मैंने सर्वाइकल को ही लिया, है। हीट को लिया, हम्म टोन हॉटनेस को लिया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपने किया, उसके बाद ब्रांच पे आइए, उससे ब्रांच उनको लिया है थोड़ा तो फर्क लग रहा था, हाँ बट हाँ। ऐसे फिर भी वो बोल रही थी मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती हूँ, हम्म हाथ में थोड़ा सा कुछ ज्यादा उठा लिया तो दुख रहा है। हम्म तब फिर मैं ट्राई ओरिजिन ऐड किया, फिर हम्म मैंने 6 की का एडवांस राइट एल्बो जॉइंट को लेके उसमें फुलनेस सेडेट की नहीं, फिर ब्रांच करके देखिए, आपको रिजल्ट आएगा। SI में। ऐसा ही है, स्पाइनल कॉर्ड डिपेंड करता ड्रॉप से कैसे चेक करना है सर, है। मेरिडियन स्पिरिचुअल को? पॉइंट चेक करते हैं ना। जी। हाँ, तो इस कौन सा स्पिरिचुअल पॉइंट में पेन है, वो उसका मतलब वो मेरिडियन अफेक्टेड है। अच्छा ठीक है सर, ये नहीं पता था सर। सर नहीं वो पता था, मैंने आपको बोला था तो सेकंड लेवल में सीखते हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मैंने केस लास्ट टाइम बोला था ना सर, उसको आरए का उसका भी केस है। वही है, जब वो मेरे पास करा के जाती है 2 दिन अच्छी रहती है, आरए का तीसरे दिन केस है। वापस। हाँ आरे का केस था। एक बार के लिए क्या है ना, आप इम्यून सिस्टम रोक दीजिए। अच्छा। कभी कभी क्या होता है ना, इम्यून सिस्टम में हम अगर गलत डायरेक्शन में चले गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, कि बहुत सारे सेल्स है, रोक के फिर से स्टार्ट करिएगा आप। ठीक है, हो सकता है, देखिए जैसे इन्फ्लामेशन है, अब प्रो इन्फ्लामेटरी है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। अब वो आपको मैक्रोफेजेस भी काम करता है, मैक्रोफेज का बहुत बड़ा रोल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, वो डिस्कस नहीं हुई है अभी बात। तो मैक्रोफेजेस को भी यूज करना है आपको, इंटरल्यूकिन्स में भी यूज करना हो सकता है आपको, प्रो इन्फ्लामेटरी और एंटी इन्फ्लामेटरी को एक साथ काम करना है, ये भी हो सकता है आपको। ठीक है, किसी किसी को IgM के ऊपर काम करना होगा, तो एक बार के लिए आप रोक के फिर से फ्रेश से स्टार्ट करिए। वही उसकी वो हाथों की स्वेलिंग, और वो एक एक कलाई का जो जॉइंट है, वो रिस्ट जॉइंट, वो दर्द जा रहा नहीं, बाकी तो जॉइंट्स में उसको आराम मिला, ऐसा नहीं कि नहीं आराम कुछ, जो एक जॉइंट है वो हाथ उठा नहीं पा रही है। उस जॉइंट पे पर्टिकुलर रेंटिंग किया आपने ट्रीटमेंट? मैं सब वो पूरे जॉइंट्स को ही ले रही थी, हाँ, नहीं जी, अगर फोर एंकल के अगर हेट्रोस्कोपिक अगर थी। पूरे जॉइंट में रिजल्ट आ रहा है, किसी एक जॉइंट में ज्यादा है, तो आप उसको उसका अलग से ट्रीटमेंट ऐड कर दीजिए, या उसका कॉरेस्पॉन्डेंस ऐड कर दीजिए, या उसका लोकल 6 की या लोकल ट्रायोजन ऐड कर दीजिए। हो सकता है किसी एक जगह पे ज्यादा इन्फ्लामेशन है, उसको ठीक होने में टाइम लग रहा है, तो सर वहां पे वो जो लोकल से 4 जॉइंट है ना, हैंड का रिस्ट जॉइंट और पैर का एंकल जॉइंट। दोनों। हाँ हम्म दोनों। तो ये सर इसमें हॉटनेस। PNST बहुत काम करेगा। हाँ, PNST भी काम करेगा। PNST ट्राई नहीं करते हैं क्या मनीषा जी, आप करते सर। करते हैं? PNST तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, पेन में अच्छा तो रिजल्ट। हॉटनेस और कोल्डनेस का एक्सेस लगेगा इसमें? हाँ, हॉटली, राइट राइट, वही हॉटनेस एंड कोल्डनेस का एक्सेस लगेगा। यूनिट में सर हाँ, यूनिट में। कर रहे हैं सर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उनका? सर उसका है यूनिट कोल्डनेस। कोल्डनेस। कोल्डनेस एक्सेसिव है। यस। तो कोल्डनेस, हॉटनेस, ड्राइनेस ले रहे हैं आप? यस। नहीं, इसमें कोल्डनेस एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है ना। सर इसमें कोल्डनेस एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? लीवर तो डेफिशिएंट होगा ना इसमें। वो इंडिविजुअल में होगा, मे बी यूनिट में इमोशंस को भी देखना होगा ना, या हो सकता है, लेकिन रिजल्ट तो आया, बाकी सब चीजों में रिजल्ट आया ना मनीषा जी। सर उसका 40-50% आराम हुआ है उसको, हाँ, तो पहले फिर जब आई कौन थी हाँ। स्टीरॉइड ले रही थी, वो सब अब नहीं है। अब तो ये फिर मैं कौन बोल रही हूँ ना, ये 4 जॉइंट के पेन रह गए,
और एक लेफ्ट हैंड के जो जहां पर उंगलियां जॉइंट होती है ना, वहां पर थोड़ी स्वेलिंग है, वो भी लेफ्ट हैंड। एक क्लासिफिकेशन में ये हॉटनेस एंड कोल्डनेस आएगा, बट नॉर्मल क्लासिफिकेशन में हॉटनेस एंड ह्यूमिडिटी भी आ रहा है। वही मैं देख रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में हॉटनेस एंड ह्यूमिडिटी कैसे ऐड करना है। सर इसमें इंडिविजुअल में भी काम करना पड़ेगा इनको? वही इंडिविजुअल नहीं हुआ तो इंडिविजुअल में काम करना पड़ सकता है। फिर सर ह्यूमिडिटी से रेट करना है? नहीं, रूम ह्यूमिडिटी भी करके देख सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में हॉटनेस एंड ह्यूमिडिटी एक साथ अगर आप ले लें तो भी फिर, लेकिन एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सो विंड ह्यूमिडिटी एंड हॉटनेस नहीं आएगा। विंड कॉन्स्टिट्यूशन है साइड इसका। हाँ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? इंडिविजुअल में विंड है। विंड है। तो सर विंड, हॉटनेस और हीट एक्सेस लेना पड़ेगा। ये एक बार ट्राई करके देखिए आप, या फिर एक्सेस से। इंडिविजुअल में हाँ, इंडिविजुअल में ट्राई करके देखिए। हॉटनेस एंड ह्यूमिडिटी अगर सेडेट करनी, बट एक एक्सिस में फिर एक्चुअली दोनों एक्सिस, दोनों एनर्जी एक में नहीं आ रहा ना, दोनों एनर्जी एक में नहीं आ रहा। तो एक एक बार आप चेंज करिए। अब जरा ह्यूमिडिटी को लेके देखिए, तो आप हॉटनेस तो कर रहे हैं आप ना? हाँ हाँ, एक बार ह्यूमिडिटी इंक्लूड करिए, तो ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी एंड विंड में भी यूनिट में ही। यूनिट में एक्सिस चेंज करके देखिए। तो ह्यूमिडिटी टोन हाँ, ह्यूमिडिटी टोन। तो उससे स्वेलिंग वगैरह नहीं पड़ेगी? ह्यूमिडिटी कभी कभी डिफेंस में आता है ना। हाँ, इन्फ्लामेशन जहाँ रहता है वहाँ ह्यूमिडिटी डिफेंस में आता है, राइट? तो आप ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी एंड विंड करके देखिए, फिर जॉइंट्स भी आ रहा है इसमें, फिर कैसा रहता है। जिस दिन करा के जाती है उस दिन 2 दिन बोलती है बहुत अच्छा रहता है। तो मे बी आपको चेंज करना, एक्सिस चेंज करके देखिए। और शैलेश जी ने क्या रिपोर्ट भेजा है? आपने क्या ट्रीटमेंट किया अभी तक शैलेश जी आपने? सर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट लिया इंडिविजुअल में, और पहली बार मैंने हॉटनेस सेडेट किया था, तो उसमें रिलीफ था, फिर बाद में नहीं हुआ ऐसा। फिर उसके बाद में यूट्रस में ऑपरेशन ऑर्डर किया था, तो उतना रिलीफ नहीं हो रहा है। इनका वीकनेस होता है सर। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इनका आपने कह रहा है, आप कह रहे हो कि ब्लीडिंग ज्यादा होता है, राइट? हाँ। तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन आप विंड ना हो के हीट भी हो सकता है। और कोई सिम्टम्स है इनका? नहीं सर। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन 2009 से सर ये प्रॉब्लम। हाँ जी, 2009 से प्रॉब्लम है। 2009 से प्रॉब्लम है, तो मे बी आप इनका हिस्ट्री शीट शेयर करिए, मे बी ये हीट कॉन्स्टिट्यूशन हो। हाँ, मे बी आप हिस्ट्री शेयर करिए, इसको डिस्कशन करेंगे। मे बी ये हीट कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट। हाँ सर, उनका एक सिम्टम्स ऐसा था कि विदाउट रीजन वो लाफिंग करते थे, अभी नहीं करते, पहले करते थे। वो तो हीट का हो गया सिम्टम्स, बट हॉटनेस भी लग रहा है ना, हॉटनेस, ब्लीडिंग ज्यादा है, तो इसलिए ये हॉटनेस ज्यादा लगेगा से हीट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन पे, है ना? तो इनके आप हिस्ट्री शीट शेयर करिए, मे बी हम लोग डिस्कस करें ग्रुप में, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए, इसलिए रिजल्ट नहीं आया आप। सर फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकता है? हाँ जी, फाइब्रॉइड्स की वजह से? फाइब्रॉइड्स की वजह से भी हो सकता है, बट आपको देखिए ऐसे केसेस में आपको ऑलवेज गो फॉर द ब्लड रिपोर्ट एंड सोनोग्राफी। हमें थायराइड भी चेक करना होगा, इंसुलिन भी चेक करना होगा, सब चीज चेक करना, तब डायग्नोस। जैसे कि सीबीसी बोला उन्होंने, सीबीसी भी देखना जरूरी है, तो प्रॉपर टेस्टिंग हो। जब कभी भी क्रॉनिक केस आए ना, मस्ट गो फॉर ब्लड रिपोर्ट्स, मस्ट गो फॉर फुल चेकअप। सर उनका एक पास्ट हिस्ट्री में ऐसा था कि अनकॉन्शियस हो गए थे वो 3 बार। तो फिर अनकॉन्शियस क्यों हुए, तो देखना होगा। मे बी ब्लड प्रेशर लो हो, मे बी हीमोग्लोबिन लो हो, तो सीबीसी देखना बहुत जरूरी है।
सी हम लोग जो ब्लड रिपोर्ट नहीं देखते ना उसका बहुत रॉन्ग डायग्नोसिस में हो जाता है हम लोगों से, राइट। हमें ब्लड रिपोर्ट देखना चाहिए, देखना आना चाहिए, उससे आपकी डायग्नोसिस अच्छी होगी और पेशेंट को आपके ऊपर फेथ आएगा अगर आपकी डायग्नोसिस सही रहती है, और पेशेंट आपका कंसल्टेशन इम्प्रूव करेगा। जैसे मैं अभी रिसेंटली मेरे पास लास्ट 6 मंथ पहले एक पेशेंट आई थी और मैंने उनका टेस्ट कराया, इंसुलिन टेस्ट कराया, होमोसिस्टिन सब कुछ टेस्ट कराया, और वो आई थी मेरे पास पेन लेके, पेन था उन्होंने। फिर हमने पूरा सेवरल हेल्थ एनालिसिस किया, उसके बाद हमें लगा कि नहीं, उनका सिम्टम्स इंसुलिन डायबिटीज की तरफ जा रहा है। कंसल्टेशन का बहुत अच्छा लगता है जब आप कंसल्टेशन करते हैं और पेशेंट का सिम्टम्स मैच करता है। तो उनका इंसुलिन जो लैब रिपोर्ट था उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल था, बट हमारे फंक्शनल रेंज के अकॉर्डिंग उनका हाई था। तो मैंने उनको कहा था कि आपको डायबिटीज हो सकता है, आप केयरफुल रहिए। तो क्या होता है, कभी कभी बाकी डॉक्टर, उनके फैमिली डॉक्टर बोलते हैं बकवास है ये सब। 6 महीने बाद आई तो नाउ से इज डायबिटिक, ठीक है। तो आपकी डायग्नोसिस सही होती है, कहने के लिए बुरा लगता है कि वो आप डायबिटिक हैं, बट आपका डायग्नोसिस अच्छा आता है तो डॉक्टर को अच्छा लगता है। तो ये डायग्नोसिस आपको तभी हो पाएगा जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है। और मैं डे टू डे में हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं और हम लोग अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी कराइए, आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे इन सब चीज़ों को कैसे। और पेशेंट का जब सिम्टम्स आपके एक्सप्लेनेशन जब मैच करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर कभी कभी हो सकता है आपके क्लिनिक में डॉक्टर्स भी आए, मेडिकल डॉक्टर्स भी आए, तो फिर वो आपकी बात सुनेंगे तो वो मानेंगे हर चीज़ों को, ठीक है ना। अभी कल ही हमारे क्लिनिक में आते हैं डॉक्टर्स, तो सर्जन है वो आए, तो विटामिन डी को लेके बात हो रही थी, तो 25 OHD या 125 OHD, तो पूरा डिस्कशन, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ। तो वो अपना पूरा रिपोर्ट भेजेंगे फॉर एनालिसिस। तो इसलिए आप लोग भी हैबिट बनाइए, धीरे धीरे आप लोग को पूरा नॉलेज आ जाएगा। तो कोई भी क्रॉनिक केसेस आए तो आप लोग बेसिक सीबीसी तो करिए, बेसिक सीबीसी से काफी कुछ पता चल जाता है, काफी कुछ। त्रिशूल जी ने सही लिखा है, इतने सारे टेस्टिंग जो सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, आयरन प्रोफाइल, देखिए एक साथ सब कुछ करा लेना अच्छा भी है, और आजकल सस्ते पैकेजेस में होते हैं तो करा सकते हैं। अभी जैसे हम लोग सस्ते पैकेज में हम लोग ने टाई अप कर लिया है, जो नॉर्मल रिपोर्ट 7,000 8,000 में होता है, हम लोग पेशेंट का 2,000 में करवा देते हैं। तो पेशेंट को भी अच्छा रहता है, हमारे लिए भी ईजी होता है टेस्टिंग कराना, ताकि पेशेंट के ऊपर बर्डन नहीं आने। किसी को भी आप 8,000 10,000 का टेस्टिंग बोलेंगे, इतना सारा टेस्ट नॉर्मल लैब में करेंगे तो हो सकता है 7,000 to 10,000 का बिल आ जाए, तो अच्छा नहीं लगता है। तो किसी अच्छे जगह से टाई अप करके रखिए जहाँ से आपकी टेस्टिंग अच्छी रिलायबल भी होनी चाहिए। हम लोगों ने कलकत्ता के बेस्ट लैब से और अपने लैब से जहाँ से हमने टाई अप कराया किया, तो सेम रिपोर्ट है, तो पेशेंट को भी ज्यादा बर्डन नहीं आए, वो 1,500 से 2,000 में सारी टेस्टिंग हो जानी चाहिए, ठीक है ना। गो फॉर द सर एक टेस्टिंग। चीज और हाँ जी बोलिए सर, थोड़ा सा फ्री इंसुलिन का रिपोर्ट जो कैसे चेक करना है, एक वजह से थोड़ा सा लाइट। इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन मतलब फ्री इंसुलिन जो आप टेस्ट हाँ करवाना है वो। इंसुलिन फास्टिंग एंड पीपी, फ्री इंसुलिन नहीं, इंसुलिन फास्टिंग एंड पीपी। तो फास्टिंग का फंक्शनल रेंज होता है <6 एंड पीपी का फंक्शनल रेंज होता है <30, ठीक है। ओके। हाँ, लेकिन उनका रेफरेंस रेंज ज्यादा रहेगा। हाँ, उनका रेफरेंस रेंज फास्टिंग का में भी किसी में 25 किसी में 30 रहता है, ठीक है। तो और पीपी का उनका रेफरेंस रेंज किसी में 55 रहता है, किसी में 150 भी रहता है, तो डजेंट मैटर, ठीक है। हमारे लिए है कि फंक्शनल रेंज में इंसुलिन का फास्टिंग रेंज <6 होना चाहिए एंड पीपी <30 होना चाहिए, देन इट इज ओके। अगर फास्टिंग 7 है और पीपी 36 है तो दोनों ही ज्यादा हो रहा है। ज्यादा है, लेकिन मतलब कि प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, बट स्टार्टिंग है, तो ये बहुत इजीली कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए वही फास्टिंग सेम है बट पीपी आपका 200 है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहीं से समझ में आ जाएगी प्रॉब्लम कहाँ है। इनका मतलब प्रॉब्लम उनके गट में है, ठीक है। कल का ही मैं बता रहा हूँ, एक पेशेंट 2 दिन पहले आए थे, उन्होंने, मैंने उनका सारा सिम्टम्स देखा, मैंने कहा कि आप इंसुलिन करा लो आप, तो इंसुलिन कल आए थे रिपोर्ट लेके। तो फर्स्ट डे मैंने डायग्नोस किया था, हम लोग आइरिस का ही फोटो लेते हैं, आइरिस का फोटो से हमने डायग्नोस किया कि आपका गट में प्रॉब्लम है। तो उनका फास्टिंग इज नॉर्मल बट पीपी इज हाई। तो यहाँ पे भी कंफर्म होता है कि हमारा जो डायग्नोसिस था गट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी गट की प्रॉब्लम है। और फास्टिंग अगर हाई आया तो इसका मतलब है कि आपको जो मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले, इन सारी चीजों में प्रॉब्लम हो सकता है, मेनली लीवर में। तो आप लोग कराया कीजिए इसको। इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत बड़ा एक कॉज है बहुत सारे डिजीज का, हार्ट
हार्ट डिजीज से लेके, सिस्ट से लेके, डायबिटीज तो बाद में आता है, ठीक है। और इंसुलिन हाई रहने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, बहुत सारे। इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, मैं बहुत जल्दी करूंगा। सर फास्टिंग में आपने लीवर का बताया ना, अगर फास्टिंग हाँ जी, ज्यादा हो तो? लीवर, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस, सब कुछ। सर एड्रिनल का क्या रोल है डायबिटीज में? मैंने एक्चुअली अभी तक एड्रिनल ऐड नहीं किया है, अच्छा और मेरे पेशेंट के साथ सब 140 के रेंज में आके रुक जा रहे सर। तो एड्रिनल ऐड करिए ना, एड्रिनल हाइपोथैलेमस दोनों ऐड कर दीजिए। एड्रिनल क्या है ना, हाइपोथैलेमस में तो जो कॉर्टिजोल हार्मोन है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो एड्रिनल में हेट्रोटोनिफिकेशन करके नहीं देखो नहीं या नहीं नहीं फंक्शनल नहीं, ऑर्डर? ऑपरेशन ऑर्डर करिए। एड्रिनल ग्लैंड में बहुत सारे हार्मोन्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से लेके कैटेकोलामाइंस 2 डिवीजन है, और उसका फिर बहुत सारे हार्मोन्स से हेट्रोटोन नहीं कर सकते हैं। आप ऑपरेशन ऑर्डर ही करिए। बहुत जब डीप नॉलेज हो जाए, आपके पास क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हमने इम्यून सिस्टम में शेयर किया है, और वहां से आप जाके स्पेसिफिक कर सकते हैं, लेकिन जब तक नॉलेज ना हो अभी आप ऑपरेशन ऑर्डर में ही रहिए। सर अभी आपने दिया ना, तो उसमें कॉर्टिसोल, एड्रिनल का कॉर्टिसोल को टोन हेट्रो कर सकते हैं? कॉर्टिजोल बहुत सोच समझ के करना है, कब उसमें कॉर्टिजोल को बढ़ाना है, कब कम करना है, बहुत समझना है, ठीक है। इसलिए ऑपरेशन ऑर्डर में रखिए आप। तो डायरेक्ट कॉर्टिसोल में भी जाके ऑपरेशन ऑर्डर दे सकते हैं? कर सकते। सर किसी लड़की को एकदम मेल हार्मोन जैसे दाढ़ी मूंछ सब आ रहा है, तो यहाँ पर उसको कम करने के लिए क्या करूं? रिपोर्ट कराइए सबसे पहले। इंसुलिन रेजिस्टेंट है सर? हाँ, उसके साथ टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन की टेस्टिंग होनी चाहिए, फीमेल हार्मोन की टेस्टिंग होनी चाहिए, DHEAS की टेस्टिंग होनी चाहिए, सारी टेस्टिंग होनी चाहिए पूरी। कहाँ सर प्रॉब्लम? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और DHEAS जो है उसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए, और थायराइड की भी टेस्टिंग होनी चाहिए। थायराइड भी है सर? हाँ, तो फिर तो कॉम्प्लिकेटेड केस वो है। भी एंड ऑटोमेन डिसऑर्डर वाला 2000 है NTTPO। फिर टफ केस है, फिर टफ केस है, फिर सर पूरे। सी 14 15 इयर्स, 16 इयर्स। हाँ समझ रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ये वैक्सीन का ही। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, थायराइड टेस्ट कराया, तो इसका मतलब लाइफ स्टाइल बहुत खराब है, डाइट बहुत खराब है। रात भर जागती है, हाँ सुबह बस सोती है। बस तो वही मिल रहा है। ये हार्मोन का इम्बैलेंस जो मैंने बहुत सारे मीटिंग में बताया ना, कि ये जो हमारा मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का जो इम्बैलेंस एंड कॉर्टिजोल का जो इम्बैलेंस हो रहा है रात में जगने से और रात में लाइट का इम्पैक्ट आने से, तो उसको भी ठीक करना है। समझिए कुछ, जैसे मॉडर्न साइंस के डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो से डायबिटीज है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, बट उसके लिए क्या देते हैं, पिल्स दे देते हैं, राइट। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, तो लाइफ स्टाइल भी ठीक होना चाहिए, नहीं तो आप कोई भी ट्रीटमेंट कर लीजिए, उसका कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं। वो कम होगा फिर बढ़ जाएगा, कम होगा फिर, ऐसा नहीं कि कम नहीं होगा, कम होगा, आपका सब चीज नॉर्मल आ जाएगा, रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा, फिर से वो वही प्रॉब्लम होगी। तो 16 साल में इतना बड़ा रिपोर्ट, इसका मतलब या तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, या फिर लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है, या फिर जेनेटिक वैक्सीनेशन। प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये इधर होता है, मतलब इस केस में नहीं है, बट या तो वैक्सीन इंड्यूस हो सकता है, या फिर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो सकता है, यही कारण है। तो अचानक से हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, समझिए। आज 30 साल में 40 साल में हार्ट अटैक आ रहा है बच्चों को, 15 साल में आप जितने कॉम्प्लिकेशंस बता दिए, इतने सारा, मतलब आप समझिए सिस्टम पूरा डिस्टर्ब है। तो ये सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो सकता है ऐसे, या तो जन्म से आके लेके आए हो आप, या फिर आपने बिगाड़ा है, ठीक है, दो ही चीज हो सकती है ना। सर जब वो 2 साल की थी सबसे सीजर अटैक स्टार्ट हुआ था, तो फिर वैक्सीन का वैक्सीन। तो सीजर अटैक से वो फिर लीवो वो जो एक दवाई देते ना सीजर के लिए, अल्प्राजोम कुछ करके। ठीक है, वो बाय बर्थ जॉन्डिस हुआ था उनको? नहीं सर, बट 2-2.5 साल की जैसे बुखार आया और उसमें उसको फिट्स आए, तो डॉक्टर ने EEG करा के वो उसको वो दवाई इंड्यूस की, वो 12 साल से ले रही थी। फिर हमने ट्रीटमेंट किया, वो बेटर हुई, बट अभी तो ये इतने सारे पूरा मतलब लीवर पे काम करिए आप। दाढ़ी मूंछ सब आ रही है उसको। लीवर को ठीक करिए, एंड एकदम डाइट पे आने बोले, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट, नो मिल्क एंड मिल्क पाउडर, नो रिफाइंड, जो भी डाइट हमारा है नॉर्मल डाइट, वो एकदम उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखिए। 20 का DIP डाइट पे तो एकदम ले आइए आप उनको, और अपने ट्रीटमेंट करिए। टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगी बच्ची, इतना बोल दीजिएगा, बट टाइम लगेगा। बट ये दाढ़ी मूंछ का हाँ जी, दाढ़ी मूंछ का जो भी प्रॉब्लम हो ठीक हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, और उनको फॉलो करना होगा लाइफ स्टाइल एंड डाइट। सर व्हाइट पैचेस पे शुगर ये सुजोग काम करेगा?
पेशेंट लेना चाहिए? देखिए मैं ले रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, बट आई एम ट्राइंग, इसलिए अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं, बट टफ है, इट इज वेरी टफ। सर इस मतलब केस अभी में थोड़ा दिन मेरा अवॉइड कर दूं? नहीं, अगर देखिए प्रोफेसर ने कहा था कि नेवर से नो, ठीक है, वी डोंट नो उसकी क्या मर्जी है, आप यहाँ से क्या कराना चाहें, कुछ दिन ट्राई करिए, और पेशेंट अगर कोऑपरेट कर रहे हैं तो ट्राई करते रह सकते हैं बीच बीच में, बट टफ केस है, क्योंकि ये भी, इसमें भी इम्यून सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व रहता है, और डाइट भी इन्वॉल्व है। ये जनरली मिल्क के साथ नमक, जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड की वजह से भी होता है, नॉन वेज एंड मिल्क का कॉम्बिनेशन की वजह से भी होता है, ये सब चीजों को भी समझना होता है। ठीक है। सर इस केस में मेरे को रिजल्ट आया है। आई हैव क्योर्ड समवन 11 इयर्स गर्ल। उसको हमने आयुर्वेदा भी ज्वाइन किया था सर। आयुर्वेदा में बाउची का पाउडर आता है। अच्छा बाउची बीज होता है, उसको गोमूत्र में पीस के लगाना है और धूप में बैठना है। अच्छा। और उसकी एक दवाई भी मैंने बनाई। जो बाउची के बीज होते हैं उसको गोमूत्र में कम से कम 15-20 दिन तक एक बार उसको भिगा देना, सुबह उठ के सुखा देना, ऐसे कम से कम 20-21 बार भावना देना बोलते हैं उसको। वो देने के बाद फिर उसको सुखा के पीस के पाउडर बनाना। दैट ये ट्रीटमेंट साथ में मैंने सुजोग में तो खाली कब जब कुछ जानती नहीं थी, सिर्फ ड्राइनेस यानी स्किन वाला जो है, बस उसमें सेडेट, कोल्डनेस, स्टोन, हॉटनेस करती थी। और उसके बाद फिर ये वाला जो बाउची और मिल्क प्रोडक्ट बंद किया, और केला, इससे उसका पूरा चला गया सर। एक जगह था या ज्यादा जगह पे था? पूरा चेहरा में था। जब वो बच्ची आई थी, पूरा चेहरा, पूरा स्कैल्प था, वो सब पूरा ठीक होके। पैरों में थोड़ा बहुत टाइम लगा। स्किन जो ऊपर का चेहरा था वो तो 6 महीने में खत्म हो गया, 6-8 महीने में, चेहरा और स्कैल्प। बट जो पैरों में नी जॉइंट के पास में जो मोटी स्किन रहती है वहां और पीठ में था, उसको टाइम लगा। बट जैसे जैसे मैं सुजोग में एडवांस सीखती चली गई, आई हैड डन दैट। और फिर ऑटो उसको इम्यून सिस्टम ये सब ऐड किया, गुड। तो मे अभी काफी बी ठीक हाँ, है। वेरी गुड। मे बी आप ये शेयर करिएगा ग्रुप में, क्या है, कैसे, कहाँ मिलेगा, कैसे बनाना है, तो वी कैन ऑल्सो ट्राई, मे बी सर ये कॉम्बिनेशन। हाँ, आयुर्वेदा में पूरा मैंने पढ़ाई की, इसकी यही दवाई है। अच्छा, आपने आयुर्वेद भी पढ़ा है? हाँ सर। वाह, गुड। चलिए, तो आप तो पहले मैं एक बार आप दे दीजिएगा, तो नहीं होता, कलकत्ता में हमारे पेशेंट है, हम लोग ट्राई करते हैं उनके ऊपर। हाँ सर, ये जो सर एकदम 45 के ऊपर के लोगों को ठीक नहीं होगा, उनकी स्किन उतना जल्दी वो नहीं कर। हमारे पेशेंट ज्यादा एज की है। नहीं सर, जो न्यू जैसे उससे पहले वाले जो एज के बच्चे या लड़के या लड़कियां रहते हैं ना, क्योंकि उनकी स्किन जल्दी सर मेरे पास 10 साल और 6 साल का बच्चा है। तो फिर अच्छा है ना, आप मनीषा जी, आप लोग दोनों हैदराबाद में है, आप लोग ट्राई करिए और टेस्टिमोनियल बनाइए। अच्छा है, वेरी गुड। इसमें ना वो लगाने के बाद धूप में बैठना पड़ता है आधी घंटा, उसमें फिर उसके बाद उसमें छाले आएंगे, तो आप डरना नहीं, छाला सूख के नई स्किन बनाता है। अच्छा, गुड। चलिए, अच्छा, चलिए आप ये शेयर कर लीजिएगा ग्रुप में। और फिर सर इसमें ईचिंग भी आती है, तो ये जो मैनेजमेंट किया था मैंने एक्यूपंक्चर से किया था। ठीक है, वो तो सुजोग हमारे पास है और इम्यून सिस्टम हमारे पास है, तो वो मैनेज हो तो जाएगा। LI4, LI11, ST36, SP6 देती थी, तो उसको ईचिंग नहीं हुई। गुड। ये कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन से ये ठीक हो जाए कुछ क्रॉनिक डिजीज। हाँ गुड। अब मुझे ये नहीं मालूम सर इम्यून सिस्टम में क्या ऐड करना। आई यूजुअली एंटी इंफ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन्स को सेडेट हेट्रो। ठीक है, और ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ना, रेगुलेटरी को भी आप टोन कर सकते हैं। अब तो मेरे ख्याल से वो 99% ठीक हो गई है। हाँ, वेरी गुड। नहीं, नए केसेस में हम लोग ट्राई करेंगे ना, मे बी। हाँ सर, बाउची वाला तो सर करिए, अप्लाई तो होगा, लेकिन वो 45 के बाद नहीं काम करेगा। नहीं सर, एज वाले को आप मैं तो बोलती छोड़ दो आप, क्योंकि सर कोई एक नई लड़की जैसे 11 साल की 9 साल की लड़की तो उसमें तो ठीक करना उसके जरूरी है। पेरेंट्स को तो बहुत टेंशन है। बट जब आप 40-45 के हो गए हो तो बेटर उतना डाइट दे देते हैं कि ताकि आपका बढ़े नहीं। जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स है, केला नहीं खाना है या फिर खटाई नहीं खानी है, बस वो अपोजिट फूड्स मत खाइए। मेरे जो पेशेंट है वो रेस्ट्रिक्शन मान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका कैटरिंग का काम है, तो बोले हमें टेस्ट करना होता है, हमें सब कुछ खाना होता है,
तो वो भी एक काम है, वो भी प्रॉब्लम है, जबकि उनको मिल्क मैंने मना किया, मिल्क नहीं करवाया। ये भी बहुत रीजन है, क्योंकि ये डाइट का बहुत बड़ा रोल है। त्रिशूल जी पूछा मिल्क प्रोडक्ट स्टॉप करना है। कर्ड इज फुल ऑफ बैक्टीरिया, इट्स नॉट मिल्क, उसके नहीं है, वो सब बैक्टीरियाज रहते हैं। सो फॉर गुड बैक्टीरिया खाना है। बट अगेन कभी कभी कर्ड भी बंद करना पड़ता है, ठीक है, बेस्ड ऑन डिजीज। आयुर्वेदा का नॉलेज के ऊपर बेस्ड ऑन डिजीज भी बंद करना होता है। बट कर्ड अकॉर्डिंग टू वेदर लेना होता है, अकॉर्डिंग टू द सीजन, ऋतु के अकॉर्डिंग लेना होता है। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो आज से। हाँ जी बोलिए। सर मुझे जो आपने बताया था ट्रीटमेंट वो तो मैं कर रही हूँ, पेन थोड़ा कम है, तो मुझे पूरे टाइम मुंह में ब्लिस्टर्स होते हैं। ब्लिस्टर्स हैं? मिर्ची खा ही नहीं पा रही, जरा से टच भी नहीं कर पा रही, और यूरिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एवरी 1.5 to 2 आवर में मुझे जाना पड़ता है, होल नाइट ऑल्सो। तो ऐसा लगता है कि सो ही नहीं पाती, और पूरा दिन मुझे कभी भी बोलिए हर 2-3 घंटे में मैं जाके 15-20 मिनट सो जाती हूँ, नींद ही आने लगी। आपका ऐसा है कि मुंह सूख रहा है इस टाइप का? बहुत तो नहीं सूखता, पर हाँ पानी पीती रहती हूँ। रात को जब लेटती हूँ पूरा मेरा नोज ब्लॉक हो जाता है, और फिर फ्लैम आता है थोड़ी थोड़ी देर। दिन भर काम करती हूँ, बैठती हूँ तो कुछ नहीं होता। ड्राइनेस भी रहती है मुंह में? रात को ज्यादा होती है। रात को ज्यादा होती है? बिल्कुल ऐसा पूरा लगता है कि पूरा सूख गया, मुंह खोल के सोना पड़ता है। एक काम करिए, आप अभी इंडिया में हैं या बाहर हैं? नहीं, अभी इंडिया में। तो नींबू, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, और चीनी के जगह पे आप खांड या धागे वाली मिश्री डाल के सिकंजी बना के जो आप पी के देखिए, फिर कैसा रहता है, फिर बताइए। सर शुगर बढ़ जाएगा तो? शुगर है तो फिर आप चीनी मत डालिए, सिर्फ सॉल्ट एंड नींबू, ठीक है। और किडनी मेरिडियन के ऊपर काम करिए, किडनी मेरिडियन और एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, फिर बताइएगा। किडनी मेरिडियन पे हेट्रोटोन करिए। हेट्रोटोन? हाँ, हेट्रोटोन का एड्रिनल में ऑपरेशन ऑर्डर करिए। बहुत ज्यादा यूरिनेशन होने लग गया। हाँ, मे बी देखिए, यूरिनेशन जब ज्यादा हो रही है तो डायबिटीज, एक तो देखिए चेकअप होनी चाहिए कि डायबिटीज की वजह से तो नहीं हो रहा है, या फिर HbA1c तो 5.9 आया था, तो फिर डायबिटीज नहीं है। तो फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक टैबलेट लेती हूँ। हाँ, कि पानी जो हम पी रहे हैं वो रिटेन नहीं कर रहा है, सेल्स डिहाइड्रेटेड है, ठीक है। वो फिर ब्लड टेस्ट से हमें समझ में आता है। बट अगर आप ये इलेक्ट्रोल पाउडर या सिकंजी लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी सॉल्ट के डेफिशिएंसी की वजह से, मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से वाटर रिटेन नहीं कर पा रही है, आपको यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है, या फिर गैस ज्यादा बन रही है उसी कारण से, तो ये समझना होता है। और जो ब्लिस्टर्स हो रहे हैं वो फिर गट की वजह से, गट में इन्फ्लामेशन है जिसके कारण से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो मिनरल डेफिशिएंसी हो रही है, फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो जो ड्राइनेस आ रही है वो आपको डिहाइड्रेशन, सेल्स डिहाइड्रेटेड है, आपको पानी मांग रहे हैं, बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, राइट। इसके वजह से तो गट का भी इशू है आपको। तो पहले आप ये टेस्ट करके देखिए, अगर ये पीने से आपको आराम आ जाता है, हो सकता है मिनरल डेफिशिएंसी कम हो जाए, तो वीकनेस भी कम हो और आपको बॉडी का फंक्शन भी ठीक हो जाए, क्योंकि मिनरल डेफिशिएंसी बहुत बड़ा एक रीजन है हमारे फिजियोलॉजिकली ऑप्टिमल फंक्शन ना काम करने का, नहीं होने का। सर इस केस में एंटी डायबिटिक हार्मोन अगर एक्सेसिव रहा तो भी होता है ना सर? हाँ, वो होता है, बट वो रेयर डिजीज होती है, रेयर डिजीज होती है। उसमें यूरिनेशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, रेयर डिजीज होता है। अगर 20 टाइम्स 15 टाइम्स हो रहा है तो वो एंटी डायबिटिक वो फिर कब हमेशा होगा, वो अलग हो जाते हैं। और ये कभी कभी हो रहा है डिजीज के कारण हो रहा है, तो फिर इस एज में आके नहीं होगा, वो होगा तो बहुत यंग एज में पता चल जाएगा आपको। सर जब से ये मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना अभी, उसके बाद तो बिल्कुल कंट्रोल एकदम चला गया। हाँ, तो वो एक्सीडेंट हुआ तो मे बी उस टाइम मेडिकेशन और ये सब चीजों का है ना, उसके कारण से आपके बहुत मेडिकेशन नहीं लिया था मैंने तभी, बहुत कम मेडिसिन, थोड़ा बहुत भी जो भी गया आपकी बॉडी को डिस्टर्ब किया है। और उस टाइम जो इंजेक्शन दिए थे उन्होंने वही था, और बाद में कोई पेन किलर मैंने नहीं लिया, कुछ भी नहीं लेती थी। मैं अपना करेस्पॉन्डेंस और कॉन्स्टिट्यूशन करती थी।
अभी भी मेरा ये राइट लेग में पेन है और मेरा लोअर थोरेसिक एंड अपर लंबर वो पूरा ऐसा लगता है कि वो बाहर निकला है। अगर मैं दीवार के साथ बैठती हूँ। आपने V4 या कोर मेरिडियन के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, क्या करने बोला था मैंने आपको? लोअर कोर मेरिडियन पे काम कर रही हूँ। तो अब लोअर कोर नहीं, आपको ऊपर भी पेन हो रहा है ना, तो या तो V4 में काम करिए या लोअर कोर अपर कोर आपका एक ही ज्वाइंट पे आएगा, तो उसी ज्वाइंट के ऊपर काम करिए आप। होल वर्टिकल कोर मेरिडियन। हाँ रिंग फिंगर मिडिल जॉइंट में। हाँ जी, होमो जॉइंट होमो फिंगर। हाँ जी, गुड होमो जॉइंट होमो फिंगर। यस गुड। सर कुछ उसमें बताइए ना, बाल जो झड़ते हैं वो कौन से हार्मोन, जब बीच का जो होता है ना वो स्कैल्पी एकदम वो हो जाता है। मतलब आपके कहने पे मुझे रिसर्च करना ही पड़ेगा ना। नहीं सर, आपने एक बार कोई एक क्लास में बताया था कि ये कोई एंड्रोजन हार्मोन की कमी से या ज्यादा होने से, आपने एक बार हमें बताया था कि वो मैं बताऊंगा आप लोग को। नहीं, आपने जो लास्ट टाइम बोला था ना, जो भी आपने रिसर्च किया तो वही है रीजन, ठीक है, बट उसके ऊपर पहुंच के काम करके देखना होगा। मैंने ट्राई नहीं किया, बट हाँ उसके ऊपर काम करेंगे पहले तो हो उसका जाएगा। टेस्टिंग कराएंगे सर उस नहीं हार्मोन का। नहीं, टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं, टेस्टिंग कराने की जरूरत और जो एलोपेशिया एरिएटा जो होता है सर वो पूरा एक पैची पैची हो जाता है। वो तो या तो फंगल इन्फेक्शन है या फिर ऑटोइम्यून, जनरली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है, तो उसमें एक बार थायराइड और हैशीमोटो का टेस्टिंग जरूरी है। फंगल इन्फेक्शन से होता है क्या वो? फंगल इन्फेक्शन से या फिर ऑटोइम्यून, तो हैशीमोटो का टेस्टिंग, थायराइड का टेस्टिंग, साथ में एंटी-टीपीओ कर लेना चाहिए। अगर वो आया समझो और नहीं आया तो? नहीं आया तो फिर फंगल इन्फेक्शन है या ऑटोइम्यून का सारा टेस्टिंग तो अवेलेबल नहीं है ना कहीं ऑटोइम्यून का इम्पैक्ट है। या अभी पहले फंगस को काम करके देखिए, फंगस ठीक नहीं हो रहा है फंगस से, तो फिर ऑटोइम्यून की तरफ जाएगा। फंगल के लिए तो एएमपी है ना, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। हाँ। और गट है टी किलर के भी काम करना होगा। टी किलर। अभी टी किलर पे डिस्कशन करूंगा 1-2 संडे में, तो फिर आप लोग और समझ में आएगा। सर एक नेक्स्ट संडे वो उस चीज पे ही करिए ना, इम्यून सिस्टम पे। नेक्स्ट संडे इम्यून सिस्टम पे ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट संडे छोटे मोटे केसेस। नेक्स्ट संडे, हाँ उसके एक संडे में ट्रैवलिंग में रहूंगा, तो नेक्स्ट संडे इम्यून के ऊपर कर लेंगे हम लोग। त्रिशूल ने पूछा दही एंड सॉफ्ट साइज का चूना मिक्स करने से जॉन्डिस में हेल्प करता है क्या, कोई लॉजिक है क्या? मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, बेटर फीलिंग हो रहा है। देखिए ये आयुर्वेद के ऊपर है, सो आयुर्वेद का मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट डेफिनेटली आयुर्वेद इज द बेस्ट साइंस फॉर डाइटरी नॉलेज डाइट के नॉलेज के हिसाब में आयुर्वेद बेस्ट नॉलेज देता है, बेस्ड ऑन द डिजीज, आपकी प्रकृति एंड ऋतु, अकॉर्डिंग टू द सीजन समझ के। सो हमारे ग्रुप में है आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि हमें वो कुछ नॉलेज दें, जैसे मनीषा जी ने भी सीखा है, और हमारे पास प्रॉपर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, नीरू विरवानी जी दिल्ली से, आज क्लास में नहीं है वो, तो मैं उनसे बात करूंगा कि कुछ हमें डाइट के ऊपर नॉलेज दें, वो तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर मनीषा जी कुछ बता सकते हैं इसके क्या कोई लॉजिक है? जॉन्डिस में सर? नहीं, ये दही एंड सॉफ्ट का त्रिशूल जी ने चैट में पूछा है, सॉफ्ट साइज का चूना। सॉफ्ट साइज का चूना? हाँ दही में? उसका मुझे आइडिया नहीं। हाँ ठीक है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, मैं ये एक बार आप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा त्रिशूल जी, तो मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो फिर उनसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज वो नहीं है, आज मीटिंग में। आयुर्वेद के लिए कौन सी बुक? चरक संहिता। बहुत सारी चरक संहिता सर थोड़ी टफ है। इसमें वैद्यनाथ प्रकाशन वो मैं बता देती हूँ। हाँ वो बता दीजिए, या फिर बेस्ट होगा हमारे लिए सिर्फ डाइट का नॉलेज चाहिए, तो नीरू जी से हम बात करते हैं, अगर वो हमें कुछ आइडिया दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत वास्ट नॉलेज है, और मतलब कि बेस्ट साइंस है टू लर्न, बट इट विल टेक टाइम, नॉट इजी। एक्यूपंक्चर आल्सो कम्स अंडर आयुर्वेदा, सूची भेद चिकित्सा, सर्जरी, शल्य चिकित्सा, बहुत कुछ है उसमें। एक चीज और पूछना है, जो ये इमोशंस हैं, 2 तरह से होते हैं ना, एक तो मेंटल और इमोशंस 2 तरह से होते हैं, जो भी फीलिंग्स आती है, तो उसमें
जो ये बना के दिया हुआ है हमको सीक्वेंस, उसमें हम उसको करस्पॉन्ड करते हैं ना, जैसे हैप्पीनेस है तो उसका सैडनेस का हैप्पीनेस होना चाहिए, लेकिन जो सीक्वेंस में है वो अलग अलग आते हैं, उसकी बेस पे आते हैं। नहीं, जो उसका जो पोजीशन है वो कॉरेस्पॉन्डिंग इमोशन हमें लेना है। तो वो मैच नहीं करता ना उसमें। नहीं, या फिर मेरे जैसे सैडनेस है तो सैडनेस के साथ हम ग्रेटिट्यूड लेते हैं ना। सैडनेस का ग्रेटिट्यूड, हाँ, मतलब होमो या हेट्रो के साथ न्यूट्रो कंबाइन करना। होमो साथ हेट्रो और न्यूट्रो दोनों करना। नहीं, होमो हेट्रो इमोशंस के साथ न्यूट्रो को कंबाइन करना है तो बेटर रिजल्ट। पहले प्रोफेसर होमो या हेट्रो को कंबाइन करने बोलते थे, बट लास्ट में उन्होंने बोला था कि न्यूट्रो इमोशन को ऑलवेज कंबाइन, तो आपको बेटर रिजल्ट। सिर्फ एक जो भी है होमो या हेट्रो इमोशन, सिर्फ न्यूट्रो को कंबाइन। हाँ, न्यूट्रो को कंबाइन। मुझे हमेशा इसमें कंफ्यूजन। हाँ, न्यूट्रो को कंबाइन करना। तो होमो हेट्रो को नहीं करना। नहीं, पहले प्रोफेसर ने दोनों बोला में था। से हाँ, पहले प्रोफेसर ने बोला था, बट 2010 में प्रोफेसर ने बोला था कि आप न्यूट्रो इमोशन को कंबाइन करिए, बेटर। मुझे बहुत सालों से करना। हाँ, क्योंकि पहले प्रोफेसर ने ऐसा ही बोला था। वैसे ही पहले अपन हाँ, प्रोफेसर ने ऐसा बाद में ये लास्ट में 2010 में उन्होंने अपडेट किया था इस। हाउ गुड इज टू ट्रीट थ्रू नेल थेरेपी? नेल थेरेपी अच्छा है टू सपोर्ट, जैसे अभी कभी आपको माइग्रेन का पेन हो गया तो आप आविन चक्रा नेल का लेफ्ट हैंड का लिटिल फिंगर को यूज कर सकते हैं। थायराइड के लिए अकॉर्डिंगली आप हीट को नेल को आप टोनिफाई कर सकते हैं। तो नेल एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत अच्छा हेल्प करता है सपोर्टिव वे में। पेशेंट का होमवर्क भी दे सकते हैं, उस पर मॉक्सा दे सकते हैं, उस पर कॉरेस्पॉन्डेंस दे सकते हैं, उस पर मैग्नेट दे सकते हैं। इट्स वेरी गुड। सर हाँ जी, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए। सर वो स्मोकिंग का एक केस लिया मैंने, उसको स्मोकिंग के लिए मैंने इंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन की होमो जॉइंट में जाके टोन हेट्रो किया, एंड जहाँ वो 5, 6, 7, 8 लेता था अब वो 3, 4 में आ गया। तो उसमें फिर मैंने लंग्स का कोरेस्पॉन्डेंस ऐड किया। तो और हम क्या कर सकते हैं जो पूरा एडिक्शन खत्म हो जाए? मैं ये बात करने वाला था, जिससे किसी एक संडे को पूजा जी ने पूछा था कि सर आपका क्या एक्सपीरियंस है, और नेक्स्ट डे आई गॉट ए पेशेंट ऑफ डी एडिक्शन। उनको डी एडिक्शन करना था। मैंने बोला था कि मैंने अभी तक किसी पेशेंट को नहीं किया, कि मैं पूछता हूँ कि आपको छोड़ना चाहते हो कि नहीं, तो कोई नहीं छोड़ना चाहता, फिर मैं अपनी एनर्जी नहीं लगाता हूँ। और नेक्स्ट डे संडे को डिस्कशन किया था और मंडे को मुझे केस मिला, वो पेशेंट आया कि मैं अपना अल्कोहल छोड़ना चाहता हूँ, और उस पेशेंट का मैं शेयर करने वाला था। तो उस पेशेंट को मैंने जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया, और विद इन ए वीक का रिजल्ट था कि उनका अल्कोहल कंजप्शन कम हो गया। बट अभी उनके फैमिली में डेथ हुई, उनके फादर की डेथ हुई, तो अभी आ नहीं रहे, फिर वो आना शुरू करेंगे। तो आई विल अपडेट ऑल ऑफ यू। सो मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया। जस्ट मैंने कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने हीट एंड हॉटनेस टोन किया था, बस सिंपल। हीट एंड हॉटनेस को टोन किया? हाँ, तो बस वही किया था। और फर्स्ट डे के बाद से उन्होंने कहा कि आई एम फीलिंग बेटर, स्लीप बेटर हुआ है और क्रेविंग कम हुई है। तो उनका अल्कोहल का इंटेक धीरे धीरे कम होने लगा। सर मैं जो केस ली हूँ ना, वो भी पूछा मैंने उसको कि आप छोड़ना चाहते हो तो आई विल गिव द ट्रीटमेंट। तो उनका भी मैंने वो बोला मुझे एनर्जी लेस दिखता है, तो मैंने वो टोनिफिकेशन से स्टार्ट किया सर, टोनिफाई हीट एंड टोनिफाई हॉटनेस। और उनको थोड़ा सा वो एंजाइटी, मतलब फियर और वो भी था, और वो कुछ काम के कारण बहुत वो एंजाइटी और फियर सैडनेस था। तो मैंने भी ये टोनिफिकेशन से स्टार्ट किया, साथ में इंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन के ओम जॉइंट में जाके टोन हेट्रो किया। बट वो बोल रहे मुझे जहाँ मैं 5, 7, 8 लेता था अभी 3, 4 इच्छा नहीं हो रही है। गुड। और स्मोकिंग को छोड़ने के लिए सबसे अच्छा जो एडवाइस होना चाहिए पेशेंट के लिए, वो ये होना चाहिए कि सारे पेशेंट जो स्मोक करते हैं ना, उनका फिक्स टाइम होता है फर्स्ट सिगरेट वो कब यूज करेंगे। कोई सो के उठने पर, कोई बाथरूम जाने पे, कोई घर में नहीं पीते हैं तो ऑफिस के लिए निकलते हैं तब वो लेते हैं, कोई ब्रेकफास्ट के बाद लेते हैं, उसका फिक्स रहता है। आप उनको बोलिए आप हाफ एन आवर के लिए डिले करेंगे स्मोकिंग,
क्योंकि स्मोकिंग छोड़ना सबसे टफ होता है, एडिक्शन में सबसे टफ होता है स्मोकिंग को क्विट करना। तो एक किसी ने बुक लिखी थी, बहुत सिंपल वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो वो हाफ एन आवर 1 आवर उन्होंने कहा था, आप पेशेंट को हाफ एन आवर बोलिए, डेली हाफ एन आवर आप डिले करते जाइए, तो उनका 1 महीना लगेगा, स्मोकिंग छूट जाएगी, और साथ में अपना ट्रीटमेंट करिए। क्योंकि वो जो हैबिट होता है ना, वो हैबिट ब्रेक करना होता है, हैबिट रहता है वो हैबिट, वो क्योंकि ये हैबिट है उनकी, सो हैबिट को जब डिले करें, आप ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं बट उनकी हैबिट है फर्स्ट सिगरेट, फर्स्ट को ही आपको रोकना है। तो वो क्रेविंग को धीरे धीरे हाफ एन आवर बोलेंगे, अच्छा ठीक है 1 आवर डिले है ना, ठीक है हम कंट्रोल कर लेंगे, तो ये माइंड के ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। अदरवाइज उनका क्रेविंग कम हो गई बट वो हैबिट नहीं जाती है, तो वो नहीं जाता, वो एक बार निकोटिन गया तो बॉडी विल क्रेव अगेन, वो मांगता है। तो टोबैको के लिए भी सेम रहेगा ट्रीटमेंट? सेम वो हैबिट को ब्रेक करना है। टोबैको वगैरह के लिए किस पे काम करना उसमें? अगेन देखिए, ये जो भी एडिक्शन होता है ना, वो एक्चुअल में माइंड का पार्ट है। हाँ सर, राइट, माइंड का पार्ट है। और टोबैको जनरली लीवर से कनेक्टेड है, ठीक है। स्मोकिंग स्मोकिंग भी जनरली लीवर से कनेक्टेड है, हाँ। और आपका अल्कोहल आपका हीट से है, एंड ड्रग्स आपका हॉटनेस से है। इस तरीके से आपको एनर्जी डिसाइड करना है, कौन सा एनर्जी को हार्मोनाइज करना है। और जिसको अल्कोहल है उसका हीट एनर्जी हाँ, वो डेफिशिएंट रहता है, तभी डेफिशिएंट रहता है। सर जैसे एक पेशेंट है, उसका हाइपोथायराइड भी है, वेरिकोज वेन क्रॉनिक है सर, सर्वाइकल इशू है सर, तो हीट का सब कुछ हीट के ऊपर जा रहा है, हीट पे ही है सर। तो यूनिट में ले लूं सर उसको? हाँ यूनिट में ले लीजिए, बट अगेन उसका उनका हिस्ट्री लेके समझिए, बट जनरली यूनिट पे आ जाता है ये चीज। जी क्रॉनिक है सर, वेरिकोज वेन काफी ज्यादा है। तो पहला मैंने शुरुआत ही हीट से करूं सर, यूनिट हीट टोनिफिकेशन से? थैंक यू सर। आपने टोबैको के केस में एनर्जी नहीं बताई। टोबैको और ये स्मोकिंग दोनों निकोटीन ही है ना, विंड रहेगा, विंड रहेगा। यूनिट ट्रीटमेंट के लिए वी कैन यूज चक्रा मैग्नेट फॉर यूनिट ट्रीटमेंट। नो, फॉर चक्रा मैग्नेट यूनिट ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यूनिट ट्रीटमेंट में फ्लो जो है, उसका फ्लो के अकॉर्डिंग आप चक्रा मैग्नेट यूज नहीं कर सकते। चक्रा मैग्नेट विल बी चक्रा सुजोकी हो जाएगी वो, नॉट यूनिट। सर पूछे वो? हाँ जी। सर प्रोलैक्टिन का क्या रोल है पीसीओडी में? प्रोलैक्टिन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है पीसीओडी में। होता क्या है कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो जाके कहीं ना कहीं आपको ओवरी का सिक्रीशन को डिस्टर्ब करता है, पीरियड्स को डिस्टर्ब करता है। बट अगेन प्रोलैक्टिन जो हाई है, तो अगर आप उसका रूट कॉज में जाएंगे तो अगेन आपको कहीं ना कहीं इंसुलिन का मिलेगा या फिर थायराइड का रोल मिलेगा। प्रोलैक्टिन डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं होगा, पहले वो किसी ना किसी कारण से होगा। वंस यू सेड सर सिस्ट के लिए, पॉलीसिस्टिक वो उसके लिए आपने बोला कि लेट नाइट जागना बहुत मैटर करता है। सर कल मुझे एक पेशेंट मिली, वो बोली कि मुझे रात को नींद आता ही नहीं, एंड शी हैज पीसीओडी, उसको नींद ही नहीं आता है सर। बोलती है 2-3 बजे मैं फोन यूज नहीं भी करती तो भी मुझे 2-3 बजे, दैट मींस पिनियल ग्लैंड इज समवेयर अफेक्टेड एंड डैमेज्ड। तो इसका भी क्या सर रोल है पिनियल ग्लैंड का एंड सिस्ट का? हाँ ना, मेलाटोनिन का सिक्रीशन जो है और सेरोटोनिन का सिक्रीशन आपका पिनियल ग्लैंड कर रहा है ना। तो हम लोग जब सोने का प्रिपरेशन करते हैं तो हमें पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन का सिक्रीशन हाई होने लगे। जैसे हम लोग इंटेलिजेंट है, लाइट है, सब कुछ है, नहीं तो पहले क्या था, 6 बजे के दिन सनसेट हुआ तो हम लोग का मेलाटोनिन का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा कि अब हमें 2-3 घंटे बाद सोना है, बॉडी प्रिपेयर होने शुरू हो जाती थी। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जो थे उन्होंने रिसर्च करके सब कुछ नहीं बनाया, उनको पता था कैसे बनाना है, बट उनको पता था कि उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे, नेचर पे, सबके ऊपर आएगा। तो अब क्या है कि अगर बॉडी प्रिपेयर होती है फॉर स्लीप, राइट, अब जब वो एक दिन में खराब नहीं होता ना, वो क्या होता है कि हमारी हैबिट हो गई है, मोबाइल हम आंखों में देख रहे हैं, तो वो बॉडी क्या है, बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन ही सिक्रिएट करे, एक्टिव रहना है, हमें एक्टिव रहना है। अब वो रिलैक्स हो ही नहीं पाती है, तो वो धीरे धीरे फिर मेलाटोनिन का सिक्रीशन ही नहीं होता, तो फिर नींद ही नहीं आती है, तो फिर वो स्लीप साइकिल खराब हो जाती है। तो ये पूरा ठीक करना होगा, फिर लीवर डैमेज होगा, कहीं ना कहीं बॉडी का पूरा एनालिसिस करना होगा।
सर थायराइड का किस लिए इसमें कनेक्शन है, थायराइड और पीसीओडी का आप जो बोल रहे थे? थायराइड का तो थायराइड क्या है ना, थायराइड रिसेप्टर हर एक सेल के ऊपर है, बॉडी के हर एक सेल के ऊपर थायराइड रिसेप्टर है, और हार्मोन का तो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है, तो उसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है पीसीओडी पे। टिशू जी ने पूछा है चैट में, ट्राइजिन से हील में क्या पाथवे है? हील के लिए 2-3 रास्ता है त्रिशूल जी जाने का। आप ट्राइजिन में न्यूट्रो स्ट्रक्चर से जाना चाहिए। न्यूट्रो से जाने का जरूरत नहीं है, न्यूट्रो से भी जा सकते हैं हैंड एंड फिट में, या फिर आप हेट्रो स्ट्रक्चर सिस्टम से आप पूरे फिट में चले गए, फिर उसको फिट में डिसाइड करना है। उसका 2-3 स्ट्रक्चर है, हील का एरिया है, न्यूट्रो एरिया लेते हैं हम लोग, तो 2-3 है, या फिर आप हेट्रो होमो लेके फिर उसको न्यूट्रो ले सकते हैं। सो वो उस वे में जा सकते हैं आप। मे बी देखिएगा वो पिक्चर अगर नहीं है तो फिर ग्रुप में डिस्कस करिए, कोई ना कोई पाथवे इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप में। सर और आप जो बोले ट्रायोजिन से कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं ट्रायोजिन जॉइंट पे, तो उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस जॉइंट पे हम लोग को सारा पॉइंट्स चेक करना पड़ेगा एंड देन वी हैव। हाँ राइट एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस ना, जैसे आपका नी जॉइंट यहाँ आ रहा है राइट, तो अगर आपको इस जॉइंट को एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस यूज करना है तो फाइंड द पेनफुल पॉइंट उस जॉइंट के ऊपर, एंड जो पेनफुल पॉइंट आया उसके ऊपर एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस आप यूज कर सकते हैं। तो सर ऐसे ही ऑर्गन्स और के लिए भी यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली ऑर्गन्स के लिए भी यूज करते हैं, इसको हम लोग ट्राइजिन कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम बोलते हैं। बीच में सोचा था कि क्लिनिक में एक चार्ट बना देंगे और क्लिनिक में जो लोग सीट देते हैं वो इसके अकॉर्डिंग दें, तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, इफेक्टिव होगा सर, और ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा अच्छा। Sir, it will be consciousness treatment or other? इसमें कॉन्शियसनेस तो है, बट कॉन्शियसनेस के साथ इसको कॉरेस्पॉन्डेंस में भी यूज किया जा सकता है। मतलब थेरेपिस्ट मतलब ये जॉइंट एक्यूपंक्चर हो गया तो कॉन्शियसनेस तो है, डेफिनेटली कॉन्शियसनेस है, लेकिन यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में आप यूज कर रहे हैं, पेनफुल पॉइंट को यूज कर रहे हैं, तो इसमें रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस बॉल जो एनर्जी बॉल है उसको यूज कर रहे हैं। Right. सर फिर वो पेशेंट्स को नहीं बता सकेंगे ना कि हाँ आपको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम वहाँ पे जो एनर्जी बॉल है उसको यूज कर रहे हैं ना, तो जैसे इस जॉइंट का आप ट्विस्ट बता सकते हैं पेशेंट को, तो रिजल्ट आएगा बिकॉज जो जॉइंट है ना वो हाई एनर्जी एरिया है ना, तो उसमें जब आप मैनिपुलेट कर रहे हैं तो उससे रिजल्ट आएंगे। वहां पे आप कॉन्शियसनेस यूज नहीं कर रहे हैं ज्यादा, जब आप ट्रीट कर रहे हैं तो आपका कॉन्शियसनेस यूज हो रहा है। इवन मेडिसिन जो कि हम लोग कहते हैं कि कॉन्शियसनेस, बट जब आप लगा रहे हो तो आपकी एनर्जी यूज हो रही है, जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस दे रहे हो इवन उसमें भी आपकी एनर्जी यूज हो रही है। थैंक यू सर। सर स्कैंटी फ्लो में पिछले सेशन में डिस्कशन हुआ था, तो उसमें आपने पूछा था क्वेश्चन कि पेशेंट का एज कितना है और हाइट कितना है और वेट कितना है। हाँ जी। तो इस हिसाब से उसका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा स्कैंटी फ्लो या वेट कम होने वजह से हो स्कैंटी फ्लो हो रहा है, इसका पता लगता है ना सर? हाँ जी। यानी वेट अगर ज्यादा होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें? हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। सर वोमिटिंग के केस में हमको स्टमक मेरिडियन की विंड कम करना है सर? ऐसा जरूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से आप विंड भी सिलेक्ट करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए वॉमिटिंग जैसे किसी को लूज मोशन हो रहा है या आपने फूड पॉइजनिंग हुई, आपने बाहर खाना खाया, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग शुरू हो गया राइट, तो ये जो वॉमिटिंग हो रहा है ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको नहीं रोकते। बॉडी ने जो टॉक्सिन्स आपने लिया उसको थ्रो कर रही है, तो वहां पे अगर आप जनरली हम लोग लीवर ब्रेन को टोन कर देते हैं ताकि बॉडी का और जो भी टॉक्सिन से निकल जाए, पेशेंट ठीक हो जाए राइट। लेकिन अगर बार बार वॉमिटिंग हो रही है, खाने से नोजिया फीलिंग हो रही है, तो ये आव विंड है। तो पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन से आव विंड सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट स्टेप में आप स्टमक की विंड सिलेक्ट करना पड़ सकता है, बट जनरली नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो इससे ठीक हो जाए। नहीं तो V8 ट्राई करिए, नहीं हो तो अपर कोर में जाके लूनर से अपर कोर में जाके आप ऑपरेशन ऑर्डर या हेट्रो सिलेक्ट करिए। बहुत ज्यादा होने से 1-2 बार हो तो आप समझ के करना है कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है या प्रॉब्लम है, ये समझ के आपको ऑलवेज ट्राई करना। सर अगर ट्रैवलिंग से हो रहा है तो सर? किसकी वजह से? ट्रैवलिंग की वजह से तो V8 ट्राई कर लीजिए, GB सिलेक्ट कर दीजिए, V8 ट्राई कर दीजिए, या फिर स्टमक में विंड सिलेक्ट कर दीजिए, या बेटर होगा आप अपर कोर को सिलेक्ट करिए, अपर कोर में हेट्रो सिलेक्ट करिए लूनर से। जी सर।
सर एक सिली क्वेश्चन। हाँ जी पूछिए। सिंस नॉट इन प्रैक्टिस, सर जब किसी को पेशेंट को बोलते हैं कि लीवर को टोन करना है, जनरली हम करते हैं, तो हम लीवर कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर भी ग्रीन कलर अप्लाई करने को पेशेंट को बोलते हैं। बट अगर हमें मालूम है कि वो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन टाइप 2 है, तो वो ग्रीन कलर पे काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, करेगा। वो ग्रीन कलर समझिए आप, वो फिर विंड को टोन कर रहे हैं, या फिर आप विंड एनर्जी उसकी टोन होगी। अगर आपको मालूम है कि टाइप 2 है, तो वहां पे आप रेड कलर करिए कि लीवर का हीट टोन हो, उसकी एनर्जी टोन हो, या लीवर का हेट्रोटोन हो, ऐसा सोच के हाँ, या फिर ग्रीन कर रहे हैं तो आप समझिए हम न्यूट्रो एनर्जी कर टोन कर रहे हैं। तो और इसी में अगर हम ये सुजोकी करते हैं, तो लीवर मेरिडियन को चेंज हो गया ना, हमें मालूम है इसका टाइप 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो एच में चला जाएगा हमारा लीवर, तो एच मेरिडियन को टोन करने से हमारा लीवर टोन होगा। नहीं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आपको अभी। हाँ ये कंफ्यूजन है सर। नेक्स्ट इसकी बैच ज्वाइन करिए आप, ठीक है, रिवीजन के लिए। वो लीवर मेरिडियन विल बी ऑलवेज लीवर मेरिडियन। लीवर की सेल्फ एनर्जी चेंज हो जाएगी, लीवर की सेल्फ एनर्जी कोल्डनेस हो जाएगी। लीवर मेरिडियन का जो लोकेशन है, वो लीवर मेरिडियन किडनी मेरिडियन नहीं हो जाएगा। लीवर विंड एनर्जी विल फ्लो इन एच ना, विंड एनर्जी विल फ्लो इन ए लंग्स में, लेकिन लंग्स मेरिडियन का पोजीशन चेंज नहीं होगा। और लंग्स मेरिडियन आपका लंग्स मेरिडियन की जगह पे आपका दूसरा कोई मेरिडियन नहीं आ जाएगा। कंफ्यूजन है, अभी फिर से ज्वाइन करना होगा। सर मेरे को ना वीडियो देखना है सर। वीडियो नहीं है आपके पास? नहीं मेरे पास 60 का नहीं है वीडियो। अच्छा, आप मुझे कल मैसेज करिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। आई विल चेक। सर मैं बताऊं, ओम विंड एनर्जी लंग्स की एनर्जी हो जाएगी, तो आपको अगर ओम विंड टोन करना है तो लंग्स और लीवर दोनों को ही टोन करना। नहीं, मसल्स एंड ओम विंड को सर टोन करना। सबको 62 ज्वाइन करना है। 61 करना है। 61 नहीं सर, ओम विंड को टोन करना है तो लंग्स हो जाएगा ना ओम विंड। हाँ, तो लीवर क्यों होगा? लीवर मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर वो लीवर को खाली टोन करना है तो लीवर मेरिडियन ही लेना है। हाँ, बट ओम विंड एनर्जी लेनी है तो हाँ, यहाँ पर लंग्स को टोन करना है, लंग्स तो मसल्स को टोन करना है तो आपको दोनों एनर्जी में काम करना पड़ेगा, लंग्स और लीवर दोनों में। मसल्स इज रिलेटेड टू विंड एनर्जी। मसल्स में काम करना है। मसल्स इज रिलेटेड टू ओम विंड, सो विंड में होगा उसमें काम करना है बस। एग्जैक्टली चक्रा पे फिर हम लोग काम करना होगा। हाँ मेरे चक्रा चूज कर लो सर, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है इसलिए 6 की एक बार में नहीं करना है, 2 बार करना है। कितनी बार करना है? 4 बार कर लिया सर। इसलिए जैसे जी रट लिए पूरा सर, सब कुछ आयोजन करी 4 बार तो सब कुछ करना है। सर एक क्वेश्चन है आप क्या कोई बात ठीक है करके पूछिए। हाँ जी बोलिए। सर जब किसी को यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी वीक होगी तो उसमें हम लोग यूरिनरी ब्लैडर को कर रहे टोन मसल्स और सब यूरिन होल्डिंग ठीक हो गया है सर। तो हम लोग अगर यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से अगर उनका हम ले रहे थे कि कोल्डनेस मतलब उनका वो ड्राइनेस में जा रहा है, टाइप 2 हो रहा है, तो सर फिर वो वापस टाइप 1 होगा? नहीं, वो हमारे क्या होता है ना कि हमने एनर्जी को हार्मोनाइज कर दिया, बट वो एनर्जी आपका वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है चक्रा और मेरिडियन का, कौन सा चक्रा कौन से मेरिडियन का, वो डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने चेंज नहीं किया ना। मतलब पर्सन में 50% पर्सन का कनेक्शन जो है चक्रा मेरिडियन का, वो टाइप 1 रहेगा, टाइप 2 रहेगा 50%। तो हमने जब हार्मोनाइज किया एनर्जी को, एनर्जी जो लो थी यूबी की, हमने उसको अप कर दिया, मतलब मार्जिन ऑफ नॉर्म में ले आए ना हम लोग, तो वो मार्जिन ऑफ नॉर्म में आ गया, तो वो बैलेंस हो गया। लेकिन वो कनेक्शन तो चेंज नहीं हुआ ना कि ड्राइनेस चक्रा से यूबी मेरिडियन का कनेक्शन जो था वो अब ड्राइनेस चक्रा से ना होकर कोल्डनेस चक्रा पे चला गया, वो कनेक्शन चेंज नहीं होता ना। तो सर ये जो चीज है ये बाय बर्थ होता है वैसा? हाँ, जैसे इसी के ऊपर डॉक्टर वालेटा से हमारा डिस्कशन हुआ था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो बाय बर्थ रहता है कनेक्शन, बट डॉक्टर वालेटा ने बोला कि नो, दिस वर्ल्ड इज हेट्रो वर्ल्ड, सो इट कैन चेंज एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम, वी कैन नॉट से, सो वो चेंज हो सकता है कनेक्शन, ठीक है। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि
इस पे बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी डॉक्टर वालेडा के साथ, तो मैंने कहा ठीक है इट्स ओके, अब ये तो प्रोफेसर अंदर जाके देखने वाली बात हो गई है, बट ठीक है, बट इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं, बट इट कैन चेंज, इट कैन चेंज। थैंक यू सर। सर हाँ जी, एक चीज मैं पूछना भूल गई थी, एक मैथ में लिख के मुझे उससे मैंने ये बात बताई थी कि मैं रात को सोती हूँ तो मुंह में फ्लैम आता है और पूरा चोक हो जाता है, तो वो कह रही थी कि आपको ऑक्सीपिटल साइनसेस है, क्योंकि जब आप लेटते हो तो फिर वो फ्लैम आता है, आप बैठे रहते हो दिन भर, मुझे कभी फील नहीं होता ये चीज पूरा दिन, बस सिर्फ रात को जब मैं सोती हूँ तो एकदम मुंह सूख जाएगा और फिर बीच बीच में फ्लैम आएगी, मतलब हर 2 घंटे बाद मुझे पानी पीना पड़ता है, 1.5 घंटे 2 घंटे बाद, क्योंकि फ्लैम निकलेगा फिर मैं पानी पी लूंगी। उन्होंने जो कहा वो मॉडर्न साइंस की डायग्नोसिस है, ठीक है, या फिर ये एक्सिस का भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन हार्मोनाइज होगा ना तो एक्सिस की भी चेंजेस है, वर्टिकल एक्सिस, और जब सोने जा रहे हैं सैजिटल एक्सिस, उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको सूख रहा है मुंह, तो वो मैंने जो कहा कि आपका मिनरल डेफिशिएंसी है, कभी कभी पर फ्लैम ज्यादा सूखा अभी 4-5 बार हाँ, तो मे बी आपका वर्टिकल ये सैजिटल एक्सिस डोमिनेंट हो आपका, तो उसके कारण से सोने में ये प्रॉब्लम हो रही है। सैजिटल एक्सिस में प्रॉब्लम। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सर एक चीज हम और नोटिस किए हैं कि अगर रात को सो रहे हैं, अच्छा वीना थी, आप पूछिए। सर उसके लिए सैजिटल एक्सिस पे क्या काम करें? आप जो 8 की हमने टैपिंग वाला बताया था ना, डायमंड में इंसेक्ट फिंगर में टैप करिए, आपकी कौन सी एनर्जी ज्यादा आ रही है, विंड ज्यादा आ रही है, ह्यूमिडिटी ज्यादा आ रही है? आपका कोल्डनेस एक्सेसिव है, विंड ज्यादा है, विंड है, तो आप जैसे 1 टैप विंड पे किए और 2 टैप आपने ड्राइनेस पे, विंड ह्यूमिडिटी पे किया, तो इस तरह से आप उस एक्सिस को हार्मोनाइज करके देखिए। बता दीजिए जिस सबसे सिंपल, हाँ हाँ बोलिए। एक चीज हम भी नोटिस की कि रात को सोते समय हमको जैसे वो यूरिन लीकेज नहीं होता है, बट पूरे दिन में इफ आई एम वॉकिंग, स्टैंडिंग या कुछ भी करे तब मेरे को फिर यूरिन लीकेज होता है, तो सर ये भी एक्सिस की वजह से? ये भी एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में भी आपका डिस्टर्ब है। सर मेरा तो वर्टिकल एक्सिस ही नहीं है। हाँ, तो फिर उसको हार्मोनाइज करना होगा। उसी को हार्मोनाइज। Sir, direction of sleep also can help, no sir? हाँ definitely. Professor का जो definitely sleep तो मैंने काफी ट्राई कर लिया डायरेक्शन को, हाँ, लेकिन ये एक्सिस के प्रॉब्लम है, आपको एक्सिस को हार्मोनाइज करना है, या फिर आप ट्रायोजिन से जाके उस एक्सिस को ऑपरेशन ऑर्डर करिए। Is what? Hotness, coldness. Sagittal है ना? Sagittal की hot cold. Hot. क्या करूँ हॉटनेस कोल्डनेस? Cold. बहुत hot. मेघा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं या फिर बाय मिस्टेक? सर आप टैपिंग का बता रहे थे, मुझे वो बता दीजिए। हाँ, टैपिंग सिंपल है, इस एक्सिस के ऊपर जाना है, विंड एक्सेसिव, विंड को 1 टाइम टैप करना है, ह्यूमिडिटी को 2 टाइम टैप करना है। ठीक है, इस तरह से आप 4-5 टाइम्स टैप करिए, दिन में 2-3 बार टैप करिए, तो भी वो एक्सिस आपका हार्मोनाइज होता है। सर ट्रायोजिन से कैसे एक्सेस करेंगे, मतलब दोनों में जाके दोनों को ऑपरेशन ऑर्डर? नहीं, हाँ दोनों को ऑपरेशन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर जो आपका कोर में जाएंगे ना आप, कोर में जाके उसको हार्मोनाइज करेंगे। सर कोर में जाके तो मतलब कि फ्रंट कोर एंड फ्रंट एंड बैक। हाँ, अच्छा फ्रंट एंड बैक। अच्छा, तो पूरा कोर मेरिडियन जो ऊपर से नीचे पूरा वर्टिकली कनेक्ट करे, इसलिए उसको हार्मोनाइज, फ्रंट एंड बैक। सर एक क्वेश्चन है मेरे को, ये जो जंपिंग एंड कफिंग स्नीजिंग के टाइम जो यूरिन लीकेज है, सो यू मीन टू से ये वर्टिकल एक्सिस की प्रॉब्लम है? नहीं, हॉटनेस कोल्डनेस ये वर्टिकल एक्सिस की प्रॉब्लम है, बट ये एक्सिस की ही प्रॉब्लम है या नहीं, या इसके लिए पेशेंट को, मतलब जैसे अभी उन्होंने बताया कि हमें सोने से ही हो रहा है, उन्होंने बोला मुझे खड़े होने से ही हो रहा है, तो हम कंफर्म करेंगे कि ये एक्सिस की प्रॉब्लम है, बट डेफिनेटली यहाँ एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस का ही रोल है। इवन स्नीजिंग एंड कफिंग? हाँ। क्योंकि सर मसल्स पे भी उनके काम कर लिया, हिस्ट्री के लिए मसल्स पे भी उनके काम कर लिया,
हाँ यूबी पे भी काम कर लिया, हाँ तब भी कुछ फर्क नहीं लगा है। हाँ, तो लोअर कोर को ऐड करके देखिए, नहीं हो तो लोअर एंड अपर कोर दोनों को ऐड करना पड़ सकता है, लोअर कोर को भी ऐड लोअर एंड अपर को। ठीक है सर। सर ये हिस्ट्री के टाइम में अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। हाँ, इसको ऐड कर सकते हैं, ये भी हम लोग ऐड करके रख सकते हैं कि एक्सिस में कोई चेंज, सोने के पोस्चर में कोई चेंज, उठने बैठने में, ये एक अच्छा पॉइंट है जो हमें ऐड कर लेना चाहिए हिस्ट्री। चलिए इसको अपडेट करते हैं। पेन नहीं होता मुझे, और जैसे सो के उठती हूँ तो सुबह मेरे पूरी लेग्स में इतना पेन होता है, थोड़ा सा उसको रेंग करती हूँ। हाँ, तो ये हुआ ना, ये आपको, आप ये चेक करिएगा, आप ये ट्रीटमेंट करके देखिए, आपको मे बी आपको अच्छे रिजल्ट्स आए। कुछ चैट में क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रीट एलोपेशिया ड्यू टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, आर देयर चांसेस ऑफ डायबिटीज? चांसेस ऑफ डायबिटीज इन फ्यूचर है, उसके लिए इंसुलिन चेक करिए, फास्टिंग एंड पीपी। फास्टिंग एंड पीपी का रेंज मैंने बता दिया, अगर हाई जा रहा है देन वो आप प्री डायबिटिक है, डायबिटीज हो सकता है फ्यूचर में। एलोपेशिया के लिए डेफिनेटली हमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम का हमें एडवांस नॉलेज चाहिए। Next question says, do you have pulse diagnosis in Sujok? Yeah, we have pulse diagnosis in Sujok. मैं पहले बहुत करता था, सुजोग का पल्स डायग्नोसिस नहीं करता था, मैं एक्यूपंक्चर का पल्स डायग्नोसिस करता था, जो एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग और बहुत परफेक्ट डायग्नोसिस होती थी। और सुजोग का भी हमने सीखा था, मैम ने क्लास किया था, बट फिर वो प्रैक्टिस में नहीं रहा। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मैं पल्स डायग्नोसिस के ऊपर ध्यान दूँ। बट उस सुजोग के पल्स डायग्नोसिस से एक्यूट कंडीशन का इंफॉर्मेशन मिलता था कि एट प्रेजेंट बॉडी में क्या चल रहा है, कौन सी एनर्जी ब्रांच में ज्यादा है या कम है, उसकी डायग्नोसिस सुजोग के पल्स डायग्नोसिस से हो सकती है। और जो टीसीएम का पल्स डायग्नोसिस है, उससे हम ऑर्गन वाइज डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन में एनर्जी कम है या ज्यादा है। और आयुर्वेद का पल्स डायग्नोसिस बहुत एडवांस है, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। But for that you need meditation and practice. So आज का क्लास यहीं रोक दें हम लोग। सर कंक्लूड ऐसे करो ना, मेडिटेशन के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। मेडिटेशन इसलिए स्टार्ट में करते हैं। हाँ, राइट, ये तो सही है, मेडिटेशन करना ही है, मेडिटेशन के बिना कुछ नहीं होना है। इसलिए मैं हर क्लास में सबको बोलता हूँ मेडिटेशन कीजिए, इफ यू वांट टू बिकम ए हीलर, तो जरूरी है। बट मेडिटेशन इस जीवन में क्यों आए और क्यों निकलना है, उसके ऊपर चर्चा करें, सोचें। जैसे मैंने हमेशा कहा है, हु एम आई, ये जानने की कोशिश करें, तो रास्ता आपको यही मिलेगा, फिर उसी तरफ जाएंगे हम लोग। सर मैंने बहुत मेडिटेट किया, मेरे लैपटॉप में अभी तक आपने हेल्प नहीं किया सर। कल करता हूँ, सॉरी एक्चुअली टाइम की वजह से। बट कल सुबह बैठ के मैं पहले यही काम करता हूँ। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, सॉरी मैं करता हूँ, कल सुबह करता हूँ। हाँ जी बोलिए सर। हाई बीपी का, एक मिनट बोलिए आप बाद में। सर हाई बीपी का रूट कॉज एड्रिनल ग्लैंड हो सकता है क्या पेशेंट का? हो सकता है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन हाई रहने की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। और अगर हाइपरटेंशन का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा पैथोफिजियो में, तो दो कंट्रोल है, एक न्यूरो कंट्रोल है, शॉर्ट टर्म कंट्रोल है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल है। तो शॉर्ट टर्म में नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है, लॉन्ग टर्म में रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है उसका कंट्रोल है। रेनिन सिक्रेटेड फ्रॉम किडनी, एंजियोटेंसिन फ्रॉम लीवर, एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। तो ये तीनों का रोल है। तो एड्रिनल का बहुत बड़ा रोल है। और वो जो मेडिसिन देते हैं, ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं, एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स रहते हैं। सो एल्डोस्टेरोन को कम कर सकते हैं, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बहुत बड़ा। तो उस पेशेंट का उसके साथ साथ बिलिरुबिन भी हाई है सर, उसके लिए फिर तीनों पर काम करना पड़ेगा ना, लीवर, किडनी और और एंडोक्राइन सिस्टम से जाएंगे तो एंडोक्राइन, लीवर एंड किडनी का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम खत्म होने के बाद। अभी जस्ट मैंने क्लासिफिकेशन दिया है, यूज कर सकते हैं आप लोग अगर सेल्फ स्टडी के वजह से थ्रू, तो कर सकते हैं। बट बहुत बड़ा रोल है लीवर एंड किडनी का। हाँ जी पूजा जी पूछिए। सर मैं ये बोल रही थी कि लैपटॉप पे जो नोट्स बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, वो जो ग्रुप में, इम्यून सिस्टम के ग्रुप में है या ऐप में?
नहीं अभी तक लैपटॉप मैंने दिया नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, तो और उनसे बात करने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो वो जो वीडियो हाँ मैं इस पे एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, या फिर ठीक है। वो क्या है कि ऐप में जो अगर आप डायरेक्ट लिंक से परचेस करेंगे उस ऐप से, स्टोर से, तो उसका दो फायदा है। एक फायदा ये है कि आप लैपटॉप में देख सकते हैं, दूसरा फायदा ये है कि आप उसको ऑफलाइन डाउनलोड करके मोबाइल में भी देख सकते हैं, ऑफलाइन डाउनलोड करके। ऑलवेज अभी क्या है कि ऑलवेज आपको नेट चाहिए होता है देखने के लिए, तो ये दो चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तो उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है और मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कल सुबह इसको फाइनलाइज करता हूँ और मैं पहले इम्यून सिस्टम का एक बैच क्रिएट करता हूँ जिसमें 300 to 500 के बीच में आपको परचेस करना होगा, वहां से परचेस करेंगे, फिर मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, वहां से आप वीडियो लैपटॉप में भी देख सकते हैं और मोबाइल में डाउनलोड करके भी रख सकते हैं और नोट्स भी वहां पढ़ सकते हैं। सर वो हम डाउनलोड कर सकते हैं लैपटॉप पे? नहीं वो ऐप में ऑफलाइन, जैसे आपका पहले वीमियो, हाँ वीमियो में था ना, हाँ यूट्यूब में, वीमियो में जैसे कि आपके ऐप में रहता था डाउनलोड, आप कभी भी देख सकते हैं ऑफलाइन भी, वो फैसिलिटी हो जाएगी। सर वो लैपटॉप पे खुलेगा? नहीं लैपटॉप पे शायद नहीं खुलेगा, लैपटॉप में ऑफलाइन मोड सिर्फ मोबाइल में। क्या होता है ना, मोबाइल पे इतना छोटा छोटा दिखता है, लैपटॉप पे कुछ अच्छा, ऐसा करिए ना कि वो लैपटॉप पे दिखे कम से कम मैं हमें। पूछता हूँ, ये मैंने पूछना भूल गया, वो बहुत जरूरी है सर। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, ये पूछता हूँ मैं कि आपका लैपटॉप पे ऑफलाइन दिखता है कि नहीं, ये मैं देखता हूँ। सर टेलीग्राम के तो पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम में जो पीडीएफ्स है ना वो पढ़ सकते हैं। हाँ लेकिन या फिर मैं देखता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखिए एक ओल्ड एज, जैसे तुलसी जी ने कहा कि उनके एज में आईज की प्रॉब्लम है, तो मैं समझ सकता हूँ। आप लोगों को तो मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, मैं तो कितने कोर्सेज बुक्स मैं मोबाइल में ही पढ़ता रहता हूँ, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर वो बात नहीं है, बात ये है कि क्लियर जो होता है वो लैपटॉप पे अच्छा दिखता है। नहीं वो बात सही, वो मैं आई है अंडरस्टैंड कि लैपटॉप पे अच्छा रहता है, बट मोबाइल पे, टैब पे आज मैं तो कंफर्टेबल होता हूँ, मोबाइल पे ही पढ़ता रहता हूँ मैं रास्ते में। ठीक है, लोगों को तकलीफ होती है, आप नहीं हो कर पाते। नहीं आपके लिए, आप आई कैन अंडरस्टैंड ओल्ड एज में। 10 साल कम होते तो मैं आपसे तंग नहीं, आपको तंग नहीं नहीं आई कैन अंडरस्टैंड, ये तुलसी जी की बात को आई कैन अंडरस्टैंड, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। तुलसी जी की वजह से हमें भी मिल जाएगा फिर। नहीं बिल्कुल मिठाई खिलाना जरूर। पक्का तुलसी जी, आके खिलाऊंगी। नहीं करता हूँ, मैं कल शुरू करता हूँ, कल मैं इसे टाइम देता हूँ। हाँ तो प्लीज लैपटॉप का करिए सर। एक और चीज पढ़ाई उसी वक्त होती है, नहीं तो हो नहीं पाती सर मोबाइल में। नहीं मैं देखता हूँ। हाँ बोलिए जयश्री जी। कि जहाँ पे छोड़े वहीं से वापस वीडियो देखने मिले। ठीक है, ये बात भी करता हूँ मैं। सर ये भी पूछिएगा सर, क्योंकि फिर वापस स्टार्टिंग से जाना पड़ता है, फिर वो वापस हाँ नहीं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं देखता हूँ, ये भी मैं कल बात करता हूँ। सर वीडियोस बहुत लॉन्ग है सर, फिर हम लोग भूल जाते हैं कहाँ तक देखे। हाँ नहीं आई कैन अंडरस्टैंड, वो सब ये कॉमन कंप्लेन है, मैं बात करता हूँ इसमें। चलिए आज के लिए यहाँ रखते हैं हम लोग। ओके थैंक्स सर। ओके, स्माइल बाय स्माइल। थैंक्स सर।